जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो फास्ट 50 वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो विश्व भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज को विद एक्सप्रेशन कवर करता है। इनमें से कई क्वेश्चंस कई बार एनडीए, सीडीएस, एएफकैट, एसएससी, आईबीपीएस, एनटीपीसी, यहाँ तक कि कई बार सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसे क्रिएट किया है मेघा सिंह राठौड़ ने। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मली फाउंड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट सिचुएटेड नियर ट्रॉपिक्स। जितने भी ट्रॉपिक्स के पास महादेश हैं या फिर महाद्वीप हैं, उनके वेस्टर्न साइड में क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन ए है माउंटेन, बी है डेजर्ट, सी है रिवर्स, डी है लेक। आंसर देने से पहले थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रॉपिक्स क्या होते हैं और उनके वेस्टर्न साइड में अगर कोई भी कॉन्टिनेंट अगर वहाँ पे हैं तो उसके वेस्टर्न साइड में क्या पाया जाता है। चलिए हम थोड़ा समझेंगे। हम पाएंगे ये हमारा अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच जो पड़ी रेखा काटती है उसको, या लैटिट्यूड काटती है, उसको 0 डिग्री कहते हैं। जो 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड काटती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। और जो 23.5 डिग्री नीचे सदर्न वाले साइड में काटती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ये है 23.5 सदर्न लैटिट्यूड। यहां तक आपने बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया। अब ये जो पूरा पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का, इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स या फिर ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन, जो मन करे वो कह लीजिए। यहां पे खास बात है, अगर यहां पे हवाओं का पैटर्न देखें, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, और ये एक्सिस जो है ये सीधा ना होकर के, ये वर्टिकल ना होकर के थोड़ा सा 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और इसी की वजह से ये ट्रॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ट्रॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूमती है तो घूमने की वजह से जो पृथ्वी के चारों तरफ की हवाएं हैं वो परमानेंटली रूप से अलग अलग जगहों पे अलग अलग डायरेक्शन में घूमती हैं। जो इक्वेटर के पास की हवाएं हैं, इक्वेटर मतलब कि पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के, मतलब ट्रॉपिक्स की जो हवाएं हैं वो हमेशा ईस्टर्लीज बहती हैं। ईस्टर्ली, ईस्टर्ली का मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ। वैसे ही दोनों पोल्स, ये हो गया हमारा साउथ पोल और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, यहां की जो हवाएं हैं ये भी ईस्टर्ली घूमती हैं। सिर्फ आर्कटिक सर्किल, मतलब ये जो 23.5 डिग्री 23.5 वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे ऊपर 66.5 डिग्री तक यहाँ की हवाएं, आर्कटिक सर्किल और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ की हवाएं वेस्टर्ली घूमती हैं। वैसे ही एंटी आर्कटिक सर्किल की अगर हम बात करें तो ये जो 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये एंटी आर्कटिक सर्किल है, यहाँ की भी हवाएं वेस्टर्ली, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती हैं, वेस्टर्ली। यहाँ तक आपने बिल्कुल समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्टिनेंट्स जो कि ट्रॉपिक्स के अंतर है, मैंने बोला कि 23.5 डिग्री हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के इक्वेटर को लेते हुए, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं, जिनको ट्रॉपिक्स कहते हैं, इनके अंदर जो भी कॉन्टिनेंट आते हैं वहां पे हवाएं कैसे चलेंगी। वहां पे हवाएं आप पाएंगे कि हमेशा ईस्टर्ली हवा चलेंगी। थोड़ा सा डायरेक्शन इसका चेंज हो सकता है। नॉर्थ वाली नॉर्थ ईस्टर्ली चलेगी, मतलब ऊपर से आते हुए पूरब से होकर के पश्चिम जाएगी, और साउथ वाली साउथ ईस्टर्ली चलेगी, लेकिन चलेगी ही ईस्टर्ली ही। तो जब ये हवाएं ट्रॉपिक्स में ईस्टर्ली चलेंगी, यहाँ पे हमेशा चाहे इधर से इधर या फिर इधर से इधर, यहाँ से साउथ ईस्टर्ली चलेंगी और इधर से नॉर्थ ईस्टर्ली चलेंगी। तो जितने भी कॉन्टिनेंट यहाँ पे आएंगे ईस्ट साइड में, वो क्या होंगे कि जब ये हवाएं चलेंगी तो बीच का जो भी समुद्र है वहाँ से ये मॉइस्चर को उठाएंगी, और मॉइस्चर को उठाएंगी और जब ईस्टर्न साइड में लाएंगी तो ईस्टर्न साइड वाले हिस्सों में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, ये क्लाउड्स हैं ऊपर उठेंगे, कंडेंस होंगे, बारिश होगी। ईस्टर्न साइड में हमेशा बारिश होती है। लेकिन अगर यही हवाएं वेस्टर्न साइड तक जाते जाते सारी बारिश तो अपना ईस्टर्न साइड में करा चुकी हैं, इसलिए जब भी ये वेस्टर्न साइड में जाएंगी, देखिए यहाँ पे ये वेस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, ये यहाँ पे हमने देखा ये अफ्रीका का वेस्टर्न साइड है। थोड़ा सा हमारा जो थार, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर हम एशिया की बात कर रहे हैं तो ये एशिया का वेस्टर्न साइड है। तो ये पूरी जगह है जहाँ पे वेस्टर्न साइड में ट्रॉपिक्स के अंदर
क्योंकि यहाँ तक आते आते हवाएं जो ईस्ट से आ रही थी वो यूजुअली अपनी सारी बारिश कर चुकी होंगी। अब आप पाएंगे कि वेस्टर्न साइड वाला हिस्सा हमारा धीरे धीरे डेजर्ट हो गया, बारिश ही नहीं हुई। तो ऑप्शन हमारा बी डेजर्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कनेक्ट मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक ओशन? कौन सा स्टेट कहते हैं ऐसा जलमार्ग या ऐसे जल की पट्टी जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ती हो। दो बड़े वाटर बॉडीज, एक साइड में हमारा अटलांटिक ओशन हो गया, देखिए, दूसरे साइड में मेडिटेरियन सी हो गया, बीच में कौन सा हिस्सा इसको जोड़ता है? तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है जिब्राल्टर। हमारे पास ऑप्शन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, बॉस्फोरस स्टेट और डोवर स्टेट। सही आंसर होगा हमारा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरियन सी दोनों को जोड़ता है। मेडिटेरियन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? मेडिटेरियन को हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। पूरे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। एक्चुअली उस समय लोग जब ने ये नाम रखा था मेडिटेरियन, उस समय लोगों को ये पता नहीं था कि पृथ्वी यूरोप और अफ्रीका से भी बड़ी है। लोगों ने सोचा कि यही पूरी पृथ्वी है और यही में हम लोग हैं, इसलिए जो यूरोपियन थे ऊपर वाले हिस्से में, जो मेडिटेरियन सी का ऊपर वाला हिस्से में आप पाएंगे यूरोप है और नीचे वाले हिस्से में हम पाएंगे कि अफ्रीका है। तो लोगों ने यह सोचा कि यही दो जगह हैं जो कि पूरे पृथ्वी को बांट रही हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया मेडिटेरियन सी, दो हिस्सों में बांटने वाली। और मेडिटेरियन सी अटलांटिक को बीच से जोड़ता कौन है? जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ हबल कांस्टेंट? हबल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? नीचे दिए गए हैं। ए 73 किलोमीटर पर सेकंड पर पारसेक, बी है 75 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक, सी है 77 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक, डी है 69 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक। अब ये हबल कांस्टेंट कौन सी चीज हो गई? बहुत पहले जब पूरा जो यूनिवर्स था सिर्फ एक पॉइंट मास था, पॉइंट मास, और इसमें मास कितना था? इनफाइनाइट मास था। एक बार क्या हुआ कि ये पूरा इनफाइनाइट मास एक ही जगह पे था, एकदम पॉइंट में, और ये एक दिन से फट गया, और उस फटने की घटना को हम कहते हैं बिग बैंग। और तब से लेके आज तक जब ये फटा तो उसके अंदर से कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे गैलेक्सीज, गैस के गुब्बार और प्राइमोर्डियल मैटर्स वो अलग अलग गए और उन्होंने गैलेक्सीज बनाई, सोलर सिस्टम बनाए, हमारा अर्थ बना, पता नहीं कितनी गैलेक्सीज बनी, और तब से लेके आज तक ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ धीरे 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 फैल रहा है, अलग हो रहा है एक दूसरे से। ये जो फैलने की जो दर है, रेट है, उसको हम बोलते हैं हबल कांस्टेंट। अब ये हबल कांस्टेंट क्या है आपने समझ लिया। ये कितनी स्पीड के साथ, वो ऐसा नहीं कि मतलब कभी ज़्यादा बढ़ रहा है कभी, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट रेट के साथ ये बढ़ रहा है, और वो रेट है 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पारसेक। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? नीचे दिए गए प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाता है? जब हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सोलर सिस्टम में टोटल हमारे 8 ग्रह हैं। 2006 के पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को बाद में निकाल दिया गया था। अभी जो 8 ग्रह हैं उनको देखिए अच्छे से। कौन है? सन है, उसके सबसे पास में मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। क्वेश्चन क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है ए अर्थ, बी जुपिटर, सी सैटर्न और डी नेपच्यून। बहुत इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में जानना। आप जानिए कि सन के पास जो भी प्लैनेट होते हैं, मतलब 8 प्लैनेट का नाम आपने जाना, इसमें से कुछ एक प्लैनेट हैं जिनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या तो मेटल है या फिर सिलिकेट रॉक्स है, मतलब कि पत्थर। तो रॉक्स एंड मेटल से मिलकर के जो भी प्लैनेट बने उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और सन के पास हो। अब सन के पास कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो फिर आप क्यों ना कहेंगे कि जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, ये सब भी तो हो सकते हैं।
बिल्कुल ही ध्यान देने की जरूरत है कि बीच में एक एस्टेरॉयड की बेल्ट है। तो जब भी आपसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पूछा जाए तो आप जवाब देंगे कि सन से लेके एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच के जो प्लैनेट्स हैं उन सभी को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को। बाकियों को हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट्स। ये एक्सोप्लैनेट हो गया, या इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं अंदर वाले को, या फिर इनर प्लैनेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर है और ये सभी रॉक से और मेटल से बने हुए हैं। तो आपने देखा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स में से इसमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? यहाँ पे अर्थ अवेलेबल है। हमारा सही आंसर अर्थ हुआ। फिफ्थ देखेंगे, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेट्रोलॉजी किस चीज का अध्ययन है, किस चीज का विज्ञान है? ए सॉइल्स, बी रॉक्स, सी ओशंस, डी माउंटेन्स। आप देखिए कि पेट्रोलॉजी जो है वो वास्तव में स्टडी है रॉक्स की। अब रॉक्स की स्टडी कैसे होती है? रॉक्स जो होते हैं यूजुअली 3 तरह के होते हैं। अंदर का जो खोलता हुआ मैग्मा है, जब वॉल्केनोज का इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटते हैं, अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बनता है, और जब ठंडा हो जाता है तो वो सूख करके, मतलब ठंडे होकर के इग्नियस रॉक बनाता है, या आग्नेय पत्थर। उसके बाद दूसरे टाइप है कि सेडिमेंट्री रॉक। जब भी छोटे छोटे जो बालू वालू के कण हैं, हो सकता है कि नदियों के साथ जो मृदा अपरदन होता है, तो कहीं कहीं पे हो सकता है कि जब एक साथ एक के ऊपर एक लेयर जमते जाती है और प्रेशर की वजह से धीरे धीरे वो रॉक्स में चेंज हो जाता है, या दूसरे जगहों पे भी जब लेयर्स में ये चीज़ें जमा हो तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब चाहे इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री काफ़ी लंबे समय तक टेम्परेचर और प्रेशर में रह जाएं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं, और थोड़ा अंदर जाकर के रख जाएं तो फिर से वो हमारे मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। पूरी साइकिल चलते रहती है रॉक्स की। तो इस तरह से आपने जाना कि स्टडी ऑफ रॉक्स को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। यहीं पे 2 क्वेश्चन और जान लीजिए। स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ माउंटेन को बोलते हैं ओरोलॉजी, स्टडी ऑफ ओशंस को बोलते हैं ओशनोलॉजी। 6. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिरोको? सिरोको के बारे में कौन से नीचे दिए गए कथन सही हैं? ए है इट्स अ वार्म एंड ड्राई विंड, बी है इट्स वार्म एंड मॉइस्ट विंड, सी है इट्स अ कोल्ड एंड मॉइस्ट विंड, डी है इट्स विंटर विंड दैट ब्लोज इन पैसिफिक ओशन। मतलब ए का मतलब हुआ कि यह गर्म और शुष्क हवा है, बी का मतलब हुआ है गर्म और नम, मतलब पानी वाली हवा है थोड़ी सी, सी है कि ठंडी और नमी वाली हवा है, और डी है कि ये ठंड के दिनों में बहने वाली और पैसिफिक ओशन जो है प्रशांत महासागर के ऊपर से बहने वाली हवा है। अब सिरोको के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है। चलिए जानते हैं सिरोको क्या है। आपने थोड़ी देर पहले जाना था कि मेडिटेरियन सी थी। मेडिटेरियन सी 2 चीज़ों को अलग कर रही थी, हमारी यूरोप कॉन्टिनेंट को और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, बीच में थी मेडिटेरियन सी। क्या होता है कि जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी उसके ईस्ट वाले डायरेक्शन में डिप्रेशन होता है, मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। उसकी वजह से जो नीचे वाला अफ्रीका है वहां से गर्म, वार्म, और चूंकि अफ्रीका है इसलिए ड्राई ही होगी, और चूंकि मरुस्थल काफ़ी ज़्यादा अफ्रीका के हिस्सों में है इसलिए वो वार्म होगा। तो अफ्रीका से हवाएं बहती हैं मेडिटेरियंस की तरफ उस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए। जब वो हवाएं वहाँ से बहती हैं तो अफ्रीका से बालू, लाल मिट्टी, रेत ये सब उठा के ले जाती है इसलिए, और मेडिटेरियन के ऊपर से गुजरती है तो वहाँ से मॉइस्चर उठा लेती है। मॉइस्चर उठाने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है यूरोप का, उसमें सिसिली और इटली, सिसिली के ऊपर इटली है, वो इटली वाले जगह में ये जब पहुँचती है तो उसको थोड़ा सा अगर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, छोटे मोटे माउंटेन्स, हील्स वगैरह मिलते हैं, तो उससे ऊपर उठने की कोशिश करती है। क्लाउड जो होते हैं वो कंडेंसेट हो जाते हैं, बारिश होती है, और बारिश किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड रेन। इटली में ये ब्लड रेन कराती है। हर एक टाइम पे अगर बारिश नहीं होती है तो ये इन हवाओं में चूंकि बालू के कण होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा ये इरोसिव होती हैं।
मेटेलिक पार्ट वगैरह को घिस देती हैं, ख़राब कर देती हैं। और ये सारा काम ये कहाँ पे करती हैं? यूरोप में जा करके। तो ये था सिरोको के बारे में। तो सिरोको के बारे में आपने जाना, चूंकि यूरोप में जाती है मेडिटेरियन सी के ऊपर से, और जाती कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका में है, दिमाग में फट से बात आनी चाहिए, अफ्रीका बहुत ही सूखा है और बहुत ही हमारा ये ड्राई भी है। तो इस तरह से इट्स अ वार्म एंड ड्राई विंड, सिरोको। फिर हम जानेंगे चुक्सी सी इज पार्ट ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ओशन। चुक्सी सी जो है वो किस महासागर का हिस्सा है? हमारे पास ऑप्शन ए है पैसिफिक, बी है इंडियन, सी है अटलांटिक, डी है आर्कटिक। टोटल ओशन कितने होते हैं? टोटल ओशन होते हैं 5। 4 का नाम दे दिया, 5वां एक छूट रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पे सदर्न ओशन। सबके बारे में अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता है, पैसिफिक ओशन जो है यूजुअली आपका जापान और थोड़ा सा जो हमारा सदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका का जो वेस्टर्न साइड है, पीछे वाला साइड, उस साइड में हमारा पूरा पैसिफिक ओशन है। इंडियन ओशन भारत के चारों तरफ है। भारत के नीचे वाले जो हिस्से हैं, बे ऑफ बंगाल के बाद वाला हिस्सा जो सदर्न वाला साइड वाला हिस्सा है, और अरेबियन सी वेस्टर्न में है। तो ये सभी जो है हमारा इंडियन ओशन के ही हिस्से हैं। अटलांटिक सी की अगर हम बात करें तो अटलांटिक सी जो है वो यूरोप और अमेरिका के बीच वाला हिस्सा एस की आकृति का है। अटलांटिक सी हो गया। आर्कटिक सी की अगर मैं बात करूं तो आर्कटिक सी, आर्कटिक सर्किल, मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था, बीच वाला जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसको इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री, मैं सिर्फ नॉर्थ की बात बता रहा हूं, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही 66.5 डिग्री पे एक होता है आर्कटिक सर्किल। अब इस आर्कटिक सर्किल में खास बात यह है कि यहाँ पे इस वाले एरिया में और ऊपर में होता है नॉर्थ पोल। तो इस वाले जगहों में जो जगह हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे स्लैंट, तिरछी पड़ती हैं, बहुत ठंडा होता है। अब ये ठंडा होने की वजह से इन जगहों पे मतलब काफ़ी, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा है, आप पाएंगे कि इसमें अलास्का और रशिया वाले हिस्से आ गए। अब फिर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर देखिए, जो हमने बताया चुक्सी सी जो है यहाँ से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन होकर गुजरती है। हम तुरंत ही इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में अगले कुछ एक स्लाइड के बाद जानेंगे। अभी आप जान लीजिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री मेरिडियन को कहते हैं। और ये ऊपर वाले हिस्से मतलब नॉर्थ पोल के आसपास, जहाँ पे रशिया का साइबेरिया वाला हिस्सा और यूएस का अलास्का वाला हिस्सा मिलता है, उसी के ऊपर में जो है चुक्सी सी है। और वहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल है। आर्कटिक सर्किल के पास कौन सा ओशन होना चाहिए? साधारण सी बात है, आर्कटिक सर्किल के पास हमारा आर्कटिक ओशन ही होना चाहिए। तो चुक्सी सी की लोकेशन की वजह से ये किस में पड़ेगा? आर्कटिक ओशन में पड़ेगा। तो आंसर डी सही है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी एट मून? मून के ऊपर एस्केप वेलोसिटी या प्लान वेग क्या है? हमारे पास ऑप्शन है ए 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, बी 4.38 किलोमीटर पर सेकंड, सी 6.38 किलोमीटर पर सेकंड, डी 1.38 किलोमीटर पर सेकंड। ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी या प्लान वेग क्या होता है। अगर हमारे पृथ्वी से अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं और बॉल वापस जमीन पर गिरती है, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ इसका एक ग्रेविटेशनल जोन है। उस ग्रेविटेशनल जोन को पार करने के लिए हमने जो बॉल फेंकी उसमें उतनी स्पीड नहीं थी, और ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो करते हुए जो भी भारी चीज थी अर्थ, बॉल की अपेक्षा उसकी तरफ बॉल खिंच आया। अगर उसी बॉल को हम इतने स्पीड से फेंक दें कि वो इसके ग्रेविटेशन जोन से बाहर निकल जाए, तो जैसे ही ग्रेविटेशन जोन से बाहर निकलेगी वो बॉल, तो जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से हमने किसी भी डायरेक्शन में उस बॉल को फेंका था, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी के लिए वो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हम जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है मून के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? मून के लिए एस्केप वेलोसिटी है मून की मैं बात बोल रहा हूँ, मून के लिए एस्केप वेलोसिटी है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो सही ऑप्शन आपका होना चाहिए ए, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अकांकागुआ
अकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश। हमारे पास ऑप्शन है कि ए आल्स माउंटेन, बी यूराल माउंटेन, सी एंडिस माउंटेन, डी इनमें से कोई नहीं। अकांकागुआ जो है किस माउंटेन्स का सबसे ऊंची चोटी है? तो हमने 4 ऑप्शन आपको बताए। आप जानिए अकांकागुआ जो है वो एंडिस माउंटेन, जो एंडिस माउंटेन है खाली हमारे जो अमेरिकन महाद्वीप हैं वहाँ पे है, और नीचे वाले हिस्से में जो सदर्न अमेरिका है, सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की मैं बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे अर्जेंटीना के अंदर ही ये एंडिस की जो पर्वतमालाएं हैं उन्हीं में से एक चोटी है अकांकागुआ। अकांकागुआ के बारे में खास बात यह है कि ये सदर्न अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक एंडिस माउंटेन की, खासकर इन जगहों पे। और पहले ये एक वॉल्केनो था जो कि बाद में एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब दोबारा कभी नहीं फटेगा। तो ये एंडिस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ। 10th क्वेश्चन हम देखेंगे, नेबुलर हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी व्हिच इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग। नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर का जो नेबुला का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? नीचे दिए गए में से ऑप्शन ए है सन, बी है सोलर सिस्टम, सी है गैलेक्सी, डी है यूनिवर्स। हम एक एक करके देखेंगे कि नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या। यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए जो ओरिजिन है आपने जाना था यूनिवर्स के लिए, वो था बिग बैंग, बिग बैंग थियरी। तो इसलिए डी यूनिवर्स तो हमारा गलत हो गया। इसी बिग बैंग थियरी से ही हमारा निकला है सी गैलेक्सी। तो ये भी जो है हमारा, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट मास फटा और तब से लेके हबल कांस्टेंट के रेट से ये पूरा यूनिवर्स फैलते जा रहा है, इसमें से कई गैलेक्सीज, कई सोलर सिस्टम वगैरह निकले, इसलिए ये सी गैलेक्सी भी गलत है। अब सन तो एक बहुत छोटी चीज हो गई, हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम के बारे में जानिए कि जितना भी प्रीमॉर्डियल मास था वो पहले गैसेस में था, वो गैस थी और एक दूसरे के साथ घूम रही थी। जब ये बिग बैंग के बाद तो ये गैसेस एक दूसरे के साथ घूम रही थी। अब गैसेस बीच से कंडेंस हुई और धीरे धीरे और तेजी से घूमना शुरू हुई। घूमने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ी और वो सिकुड़ती चली गई, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा और धीरे से वो जो बीच वाला हिस्सा था वो अलग हो गया और वो बन गया नेबुला, जो कि हमारा सन है। जो चारों तरफ जो गैसें ठंडी होकर के वो हो गई थी, वो भी एक दूसरे के साथ घूम रही थी, और जितने भी छोटे 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 डर्ट के पार्टिकल्स थे वो उसके साथ जुड़ते गए। जुड़ने के बाद से वो मतलब एक्रेडिट होते गए, एक साथ जमा होते गए और वो एक बड़े मास का रूप लेने लगे। और इसी तरह से छोटे छोटे कई जगहों पे ये पूरा एक्रेडिशन चल रहा था। जब ये एक्रेडिशन एक साथ इकट्ठा होने लगा तो बाद में जाकर के वो 8 प्लैनेट बन गए। और उसके बावजूद भी जो एक्रेडिशन वो चलता रहा, उससे एस्टेरॉयड बने, मेटियोर्स बने, बाद में कॉमेट्स बने और हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना। इस तरह से हम जानेंगे कि नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो खासकर हमारे सोलर सिस्टम की हाइपोथेसिस है, सोलर सिस्टम की। 11th क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ब्स एंड डिमियोस आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट। फोर्ब्स और डिमियोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसको जानने से पहले हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए जुपिटर, बी मार्स, सी अर्थ और डी वीनस। आप जानिए कि सबसे पहले प्लैनेट क्या होते हैं। जो भी एक गोल हो, बिल्कुल ही हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम की वजह से बिल्कुल गोल हो, सन के चारों तरफ ऑर्बिट करे और दूसरे की कक्षा को न काटे, दूसरे प्लैनेट की कक्षा को अपने ऑर्बिटिंग अराउंड द सन जब वो कर रहा है तो उस समय वो न काटे, तो उसको कहते हैं प्लैनेट। उसके लिए 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इस प्लैनेट के चारों तरफ कुछ एक और जो सेलेस्टियल बॉडी है वो घूमती रहती है, आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं हर एक प्लैनेट के चारों तरफ। अगर हम अर्थ की बात करें अपने धरती के, तो इसके चारों तरफ हमारा मून घूमते रहता है। इसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके चारों तरफ 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा भी 15 16 भी ऐसे छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी हर एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहती हैं। इसको बोलते हैं हम सैटेलाइट्स या उपग्रह।
अब सैटेलाइट से आपके दिमाग में ये भी होगा कि जो धरती से छोड़ते हैं उसको भी सैटेलाइट्स कहते हैं। बिल्कुल, वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सेलेस्टियल सैटेलाइट्स हैं, मतलब कि हेवनली बॉडीज हैं। उनको मतलब स्टार्ट में ही, अब चाहे बिग बैंग थियरी कहिए या फिर नेबुला हाइपोथेसिस कहिए जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, तो वो उससे बनी है, आदमियों ने नहीं बताया, इसलिए वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, वो सैटेलाइट है। तो फोर्ब्स और डिमियोस ऐसे 8 प्लैनेट में से जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं, उसमें से किसके सैटेलाइट हैं? तो हमारा सही आंसर होगा बी, मार्स। मार्स जो है वो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं उसका लास्ट वाला है, और उसके बाद से एस्ट्रॉयल बेल्ट होती है, फिर एक्सो प्लैनेट शुरू होते हैं जिसमें जुपिटर होता है। इसी मार्स के लगभग 6000 किलोमीटर दूर फोर्ब्स है, और 23,400 किलोमीटर दूर जो है वो डिमियोस है, और ये दोनों मिल करके मार्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और मार्स जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है। तो ये फोर्ब्स और डिमियोस मार्स के सैटेलाइट हैं। मार्स रेड प्लैनेट है क्योंकि वहां पे जो भी रॉक्स वगैरह हैं उनमें रेड ऑक्साइड या फिर फेरस के कंपाउंड ज्यादा पाए जाते हैं, और इसकी वजह से वो लाल दिखता है। तो आपने जाना कि फोर्ब्स और डिमियोस जो है वो मार्स के सैटेलाइट हैं। 12 जानेंगे ऑन समर सोलस्टाइस। जो समर सोलस्टिस होता है, सन्स रेज फॉल परपेंडिकुलर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। जब भी समर सोलस्टिस होता है, सूर्य की किरणें किस सर्किल पे गिरती हैं? कई क्वेश्चन हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, अर्थ उसके अलावा अपने अक्ष पे भी घूमती है। अब सन के चारों तरफ जो घूमती है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ये जो चारों तरफ घूम रही है इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और जो अपने यहां पे गोल गोल घूमती रहती है अपने अक्ष पे, इसको बोलते हैं रोटेशन। अब इस रिवोल्यूशन और रोटेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो बहुत पहले से जानते रहते हैं कि सन जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस, जो खुद का बीचों बीच वाला 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। अब ये 23.5 वाला हिस्सा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सन के चारों तरफ घूमते हुए जब पृथ्वी रिवोल्यूशन करती है तो कुछ एक टाइम में ये सूरज के मतलब कि ऊपर वाला जो 23.5 वाला हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कभी मतलब सूरज के सामने बिल्कुल एक समय में बिल्कुल ही सामने पड़ता है, और सूरज की बिल्कुल लंबवत किरणें पड़ती हैं। उसी समय की बात की जाती है, उस समय होता है हमारा समर सोलस्टिस। उसके अलावा जब हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है तो नीचे वाला हिस्सा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कभी सूरज के बिल्कुल सामने होता है, और उसको बोलते हैं, बिल्कुल देखिए, तो वो वाला हिस्सा बिल्कुल हमारे सूरज के सामने होता है, तो उसको बोलते हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम विंटर सोलस्टिस। उसके अलावा 2 ऐसे मौके आते हैं जबकि आप पाएंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात, डे और नाइट जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल ही इक्वल होते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम पाएंगे कि खासकर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही मैं बात बोल रहा हूं, वो ऑटम इक्विनोक्स होता है, और उस समय आप पाएंगे कि इस समय भी दिन और रात बिल्कुल ही इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि समर सॉल्स्टिस क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस ये क्या होता है। अब ये जानिए कि समर सॉल्स्टिस के समय जब इंडिया में समर खत्म हो गया है और विंटर की शुरुआत होने वाली है, उस समय मतलब समर के बाद मतलब रेन आता है, हमारे यहाँ पे मानसून 1 जून को आ जाता है, तो जैसे ही समर ये खत्म होने लगता है, या आप कह सकते हैं समर है, उस समय एक दिन ऐसा आएगा 21 जून का जब सूरज की किरणें बिल्कुल ही परपेंडिकुलर पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और यही हमारा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सही आंसर। और ये होता है 21 जून। वैसे ही जब हमारे यहाँ पे ठंड होती है और उस समय हम ऊपर चले जाते हैं और
जो नीचे वाला हिस्सा है, जो साउथ वाला हिस्सा, वहाँ पे सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बिल्कुल ही लंबवत पड़ती हैं, और वो दिन होता है 22 दिसंबर का, 22 दिसंबर का। हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। कब होती हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। पहले वाले को हम बोलते हैं स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर वर्नल एक्विनॉक्स, दूसरे वाले को हम बोलते हैं ऑटम एक्विनॉक्स। इसको याद करने का सही तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, बीच में सन ड्रॉ कीजिए, चारों तरफ 4 ऐसे बनाइए और उसमें अर्थ के 4 अलग अलग पोजीशन दिखाइए। ध्यान दीजिए, ऊपर में लिखिए मार्च और इसको एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज चलाने के बाद 3-3 महीने छोड़ के मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, यहाँ पे लिख दीजिए जून। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, 3-3 महीने छोड़ने हैं आपको, और सितंबर के बाद से अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयाँ हमेशा ऐसे ऐसे चलती हैं, और इसलिए हम इसको एंटी चला रहे हैं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। ये याद करने का तरीका है, ये और कुछ फंडा इसमें साइंटिफिक कुछ नहीं है, बस याद करने का तरीका है। आपने सन बीच में बनाया, चारों तरफ गोला बनाया, अर्थ के 4 पोजीशन बताए, ऊपर से मार्च लिखा और इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाया। एंटी क्लॉकवाइज तो मार्च जून सितंबर दिसंबर। अब इसमें आपको डेट लिखना है, डेट को क्लॉकवाइज लिखना है। महीनों को एंटी क्लॉकवाइज, मंथ MA आपने कर लिया, वैसे ही जो डेट है उनको DC, डेट क्लॉकवाइज। तो यहां पे आप क्या करना है, आपने यहां पे लिखा 21, 22, 23 और 21, ये याद करने का तरीका हुआ। 21 मार्च को हमारा वर्नल इक्विनॉक्स हो गया, 22 दिसंबर आपको यहां पे था, ये हमारा विंटर सोल्स्टिस हो गया, और 23 सितंबर था हमारा, ये हमारा ऑटम इक्विनॉक्स हो गया। 21 जून है वो हमारा समर सोल्स्टिस हो गया। ये याद करने का तरीका है। आप जान लीजिए समर सोल्स्टिस को सूर्य की किरणें हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल ही सीधी पड़ती है, और उस दिन जो है, इस दिन की खास बात क्या है, दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा होता है, रात छोटी होती है। विंटर सोल्स्टिस की मैं बात करूं तो दिन जो होता है उस दिन से हमारा मतलब दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं, और इक्विनॉक्सेस में दिन और रात बिल्कुल ही बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Which among the following gas is abundant on atmosphere of Mars? मार्स के सतह पे जो मार्स का वायुमंडल है वहां पे कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है आर्गन, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, मार्स को हम बाद में जानेंगे, पहले आप अर्थ को जानिए। अर्थ पे जो गैसेस का कॉन्स्टिट्यूएंट है लगभग 78% पे नाइट्रोजन है, और इसके लगभग 20.9 जो है वो हमारा ऑक्सीजन है, और सिर्फ जो बचा हुआ वाला हिस्सा है लगभग 0, देखिए 78 हो गया, और 20 हमारा टोटल मिला के 98, और 9 और ये मतलब 99, जो 1% वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैं 1% की बात बोल रहा हूँ, 1% में बाकी सारी गैसेस हैं। वैसे ही अगर आप मार्स पे आ जाएं तो मार्स में बिल्कुल ही इसका उल्टा है। मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगभग 96% तक है, और 1.9% तक आपका ऑर्गन है, आर्गन, और 1.9% तक नाइट्रोजन है। तो इस तरह आपने जाना है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। हम जानेंगे कि टेरिटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टच द डेड सी। डेड सी से किसकी टेरिटरी, किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो आप देखिए, हमारे पास ऑप्शन है ए लेबनान, बी जॉर्डन, सी इजराइल और डी पैलेस्टीन। देखिए, सबसे पहले डेड सी का अगर हम लोकेशन देखें तो डेड सी है यहाँ पे। अब डेड सी जो है इसके एक साइड में ये पूरा हमारा जॉर्डन वाला एरिया है, तो अगर सीमा नहीं मिलती है तो जॉर्डन हमारा हो गया कट।
दूसरे साइड में आप पाएंगे ये पूरा हमारा इजराइल है, तो इजराइल भी ये मिलता है, तो इजराइल भी हो गया कट। और इजराइल के अंदर ही दो ऐसी जगह हैं जो कि विवाद है, मतलब काफ़ी विवादित हैं। तो एक वाला हिस्सा वेस्ट बैंक, जिसमें इजरायली भी रहते हैं और फ़लस्तीनी भी रहते हैं, लेकिन इसको फ़लस्तीन वाले कर रहे हैं, ये हमारा हिस्सा है, तो ये फ़लस्तीन का हिस्सा हो गया। दूसरी ये गाजा स्ट्रिप हो गई, ये भी कहा जाता है कि ये फ़लस्तीन को दिया गया है, ये जो साइड वाला हिस्सा था। तो अब आप देखिए कि डेड सी के चारों तरफ क्या क्या हमने देख लिया, जॉर्डन देख लिया, इजराइल देख लिया, फ़लस्तीन देख लिया, तो फ़लस्तीन भी कट हो गया। आंसर क्या बच गया, लेबनान। मतलब लेबनान सही है, लेबनान की सीमा डेड सी से नहीं मिलती है। डेड सी क्या है, डेड सी जो है एक ऐसा साल्टी लेक है और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया है, लगभग मीन सी लेवल से 395 मीटर नीचे है। और इस इतना खारा है ये कि इसमें कोई भी चीज़, मतलब इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे पानी के अंदर इतना मतलब नमक है कि इसमें कोई सारी चीज़ डूबेगी नहीं। आप चाहें तो आराम से मतलब उसके ऊपर चल के जा सकते हैं, उसकी गहराई उस मतलब कोई मतलब नहीं रख सकती, आप ला के उसमें डूबेंगे नहीं। तो डेड सी ये वाली चीज़ है। तो आपने जाना कि टेरिटरी किससे नहीं मिलती है, लेबनान से। लेबनान हमारा ए सही आंसर हुआ, लेबनान। 15 क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज डाइव डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स। आप जानिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये कितनी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अगर मैं शुरू में कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, एसएससी, आईबीपीएस, एनटीपीसी, यहाँ तक कि सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसका मतलब है कुछ एक क्वेश्चन पक्का पूछे गए हैं। तो ये यूपीएससी 2013-14 में इनफैक्ट पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिए। और आप पाएंगे कि कितना आसान है और आप भी इसको आराम से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सोलर सिस्टम समझा दिया है। एस्टेरॉयड और कॉमेट में अंतर क्या होता है, हमने जाना था कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में पूरे 8 प्लैनेट्स हैं। देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद पूरी एक एस्टेरॉयड की बेल्ट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद एक क्यूपुलर बेल्ट है। अब यहां से हमें जानना है कि एस्टेरॉयड और कॉमेट में क्या अंतर है। तो जो कथन दिए गए हैं इसके बारे में 3 कथन दिए गए हैं। एस्टेरॉयड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। ओके, कह रहा है कि एस्टेरॉयड जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि मतलब पहले प्लैनेट बन सकते थे, जो बच गए वो एस्टेरॉयड हो गए, जो प्लैनेट नहीं बन पाए। वहीं कॉमेट जो होते हैं वो फ्रोजन गैस, बीच में उसका जो कोर होता है वो आइस होता है, मतलब जो फ्रोजन गैस होती है उसके चारों तरफ रॉक्स और मेटेलिक मटेरियल होते हैं। ये बात बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब भी आप पाएंगे कि हैली के पुच्छल तारे को जब देखा गया तो देखा गया कि उसके पीछे जो लंबी सी पूंछ है, इसलिए उसको पुच्छल तारा या फिर कॉमेट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसे तारे कहीं से गुजरते हैं तो सूरज की किरणें अगर उनके ऊपर पड़ती हैं तो उसका जो आइसी फॉर्म है वो गैसेस में, जो भी गैसेस हैं वो धीरे धीरे मतलब अपना फॉर्म चेंज करती हैं, और फॉर्म चेंज करने की वजह से कई किलोमीटर लंबी जो है उसकी पूंछ दिखाई देती है। मतलब कि जो कॉमेट्स हैं उन स्टार्ट का जो उसका हेड है वो फ्रोजन गैसेस ही होती हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 हमने देख लिया, सही है। दूसरा देखेंगे, asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars while comets are found mostly between Venus and Mercury। यहां पे ध्यान दीजिए, एस्टेरॉयड के बारे में कहा गया कि यूजुअली ये जुपिटर मतलब कि हमारा बृहस्पति और मार्स मतलब मंगल के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। बिल्कुल ही सही है, ये वाला हिस्सा यहां तक का बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस और मरकरी। अब देखिए वीनस और मरकरी सूरज के कितने पास हैं। अब जरा आप सोचिए कि अगर कॉमेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे एक आध जगहों पे आपको कॉमेट यहाँ पे दिखेगा अर्थ के पास, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमेट जो है यहीं पे पाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कॉमेट कहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन पहले एक कॉमन सेंस की बात सोचिए कि अगर ये मरकरी वीनस में अगर बीच में रहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि ये फ्रोजन मटेरियल हो? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी दूरी सूरज से इतनी पास में होगी कि सारा फ्रोजन और बिल्कुल ही कंप्लीट गैस हो जाएगा ये।
इसलिए ये वाला हिस्सा इस स्टेटमेंट 2 का बिल्कुल ही गलत है, ऊपर वाला सही था। अब हम जाएंगे कॉमेट्स शो ए परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्ट्रॉयड डू नॉट। ओके, कॉमेट्स को जब भी देखा गया तो पाया गया कि पीछे लंबी सी पूंछ दिखाई देती है, जो मैंने आपको बताया कि जब भी सूरज के आसपास या अगल बगल से कहीं गुजरते हैं ये, तो उसमें के जो गैसेज जो फ्रोजन थी वो पीछे से पिघलती हैं और पिघलने के बाद गैसेज में चेंज होती हैं और लंबी पीछे पूंछ दिखाई देती है, मतलब ग्लोइंग टेल दिखाई देती है। जबकि एस्टेरॉयड, रात को अगर आप कभी छत पे सोए हुए हो और देखा आपने कि कुछ ऐसे, मतलब हमने बोला कि तारा टूटा, तारा एक्चुअली टूटते नहीं है। होता क्या है कि जब भी एस्टेरॉयड डेली कई सारे हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसमें घिसने की वजह से उनमें आग लग जाती है और ऊपर ही वो खत्म हो जाते हैं। कुछ एक बड़े कभी कभी धरती पे भी पहुंच जाते हैं। तो एस्टेरॉयड्स की जो टेल होती है वो नहीं होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो अब हमें नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन से सही है। हमने जाना 1 और 3 तो हमारे बिल्कुल नहीं सही है, तो और 2 गलत है। तो 2 गलत है, तो जो जो ऑप्शन में 2 है उसको हम काट देते हैं। 1 और इसमें ए और डी में 2 है, 2 को हमने काट दिया। फिर भी हमारे पास बी और सी बच जाते हैं। हमने दोनों पाया था, 1 भी सही था और 3 भी सही था, इसलिए 3 बोलने लिखना तो गलत होगा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी, 1 and 3 ओनली। अब हम चलेंगे 16 क्वेश्चन में। लेक टीटीकाका, A large deep lake in South America is located on the border of which two countries? साउथ अमेरिका में, सदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे एक लेक है, बहुत बड़ी झील है टीटीकाका नाम से। वह किन 2 कंट्रीज के बीच में स्थित है? अर्जेंटीना एंड बोलीविया हमारा ऑप्शन ए है, बी है बोलीविया एंड पेरू, सी है पेरू एंड उरुग्वे, डी है उरुग्वे एंड पैराग्वे। मैं आपको बिल्कुल ही मैप से बता रहा हूं। अब जब मैप रखी है तो हाथ कंगन को आरसी किया, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सदर्न अमेरिका हो गया, बीच वाला हिस्सा ये लेक टीटीकाका हो गया। किस किस कंट्री के बीच में है? इसके इस वाले साइड में, ईस्टर्न साइड में है बोलीविया, पीछे वाले साइड में है पेरू। तो किसके बीच में हो गया? बोलीविया एंड पेरू के बीच में लेक टीटीकाका हो गया। खास बात इसकी क्या है कि अपने जितना इसमें वाटर और सरफेस एरिया है उसमें ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखने। हाउ मेनी टाइम्स सन इज हैवियर देन अर्थ? देखिए, सन जो है बहुत बड़ा है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जुपिटर जो है काफ़ी बड़ा है तो सन जो है उससे हो सकता है बराबर हो या छोटा हो। जुपिटर या फिर अर्थ या किसी भी प्लैनेट की इस सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सोलर यानी सन से ही शुरू होता है, तो सबसे बड़ा होना इसका लाजमी है। दूसरा, सन की अगर भव्यता की अगर बात करें तो जितना भी मास पूरे सोलर सिस्टम का है उसका लगभग 99.86% मास जो है सन का अकेले है। अब पृथ्वी से लगभग ये 1391,000 किलोमीटर्स, मतलब लगभग 13 करोड़ किलोमीटर्स दूर है। अब सन से इसका डायमीटर जो है वो 109 टाइम्स, डायमीटर बोलते हैं कि अगर ये सन है तो यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर से, अगर ये मान लीजिए अगर ये अर्थ हो गया तो सेंटर से एक हिस्से तक रेडियस हो गया, दूसरे हिस्से तक मतलब कि 2 इंटू रेडियस हमारा डायमीटर हो गया। तो जितनी पृथ्वी की रेडियस है 109 गुना बड़ी सन की रेडियस है, और सन का वेट पृथ्वी से लगभग 3,30,000 टाइम्स सन हैवियर है अर्थ से। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अगर हम कोशिश करें कि एक सन के अंदर कितनी पृथ्वी डाली जा सकती हैं तो आप पाएंगे, यहाँ पे काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख अर्थ विल ईजिली फिट इनसाइड द सन। उससे आप इसकी मतलब कितना इनॉर्मस है पता कर सकते हैं। 18 जानते हैं। न्यूमोर आइलैंड इज लोकेटेड इन ए अरेबियन सी, बी इंडियन ओशन, सी बे ऑफ बंगाल और डी पैसिफिक ओशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्यूमोर आइलैंड जब एक बार तूफान आया 1970 में, और तूफान का नाम था, वो चक्रवात है भोला साइक्लोन। अब चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात बीच में लो प्रेशर एरिया होता है और उस लो प्रेशर एरिया में
चारों तरफ जो है हवाएं घूमते रहती हैं, राइट। अब ये हवाएं नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो भी साइक्लोन है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से ऊपर ये हमेशा चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। घड़ी अगर घड़ी की सुइयां ऐसे 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 चलती हैं तो चक्रवात हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। सदर्न हेमिस्फेयर में ये बिल्कुल ही उल्टा चलते हैं, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ध्यान दीजिए कि एक बार बे ऑफ बंगाल में 1970 के आसपास एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया, चक्रवात आया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ था 1970 में, और बे ऑफ बंगाल में एक अंदर से एक आइलैंड बाहर आ गया जिसका नाम हुआ न्यू मूर आइलैंड। अब न्यू मूर आइलैंड आया हमारे भारत ने और बांग्लादेश ने कहा नहीं ये तो सतपथी आइलैंड है या फिर साउथ तलपति आइलैंड है और ये बांग्लादेश का हिस्सा है। इंडिया ने कहा इंडिया का हिस्सा है। दोनों अपना इसी बात पे लड़े रहे, इस मुद्दे को लेके आगे भी गए, जहाँ पे भारत ने कहा कि जो खासकर आपके बांग्लादेश का एरिया है वो हरबंगा रिवर के हमारे मतलब माउथ से स्ट्रेट चलता है। लेकिन जब ये मामला यूएन में गया तो फैसला जो आया न्यू मूर आइलैंड का वो आया इसके फेवर में, बांग्लादेश के फेवर में। और बहुत ही जैसे ही ये मामला आया और काफ़ी लेट 2010 में फिर से तूफान आया और ये पूरा न्यू मूर आइलैंड ज़मीन के अंदर चला गया, मतलब फिर से पानी के अंदर चला गया। तो इसको बोलते हैं कि आइलैंड आया या फिर इनविजिबल आइलैंड आया और फिर चला गया। दोनों लड़ किस लिए रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे ऑयल या फिर माइंस जो भी कोल्स वगैरह का एक्सट्रैक्शन किया जा सके, किसी को भी नहीं मिला। तो न्यू मूर आइलैंड इसलिए फेमस है। कहाँ पे आया था? बे ऑफ बंगाल के अंदर ये बाहर निकला था, सी बे ऑफ बंगाल। फिर हम जानेंगे 19 पुंकाक जया विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत ऊंची चोटी है और ओनली प्लेस इन साउथ एशिया वेयर आइस ग्लेशियर कैन बी फाउंड। और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अलग ही मतलब एक ऐसी जगह है जहां पे आइस ग्लेशियर पाया जाता है। किस कंट्री में है? देखिए ऑप्शन ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी लाओस और डी ब्रुनेई। तो आप पाएंगे कि पुंकाक जया जो है जिसको यूरोपियन नाम है क्रस्टनिस पिरामिड, वो ओशिनिया कॉन्टिनेंट, अब ओशिनिया कॉन्टिनेंट तो कोई नया नहीं हुआ, हम उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। इसका पूरा नाम ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक कंट्री ही हो गई। लेकिन सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ यही एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, उसमें कई सारे छोटे छोटे और दूसरे भी हैं, न्यूजीलैंड वगैरह उसी के हिस्से हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है इसलिए कई लोग इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। लेकिन इसी कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ एक हिस्से हैं जो कि आप पाएंगे कि हमारे इंडोनेशिया के भी हिस्से हैं। इसी कॉन्टिनेंट के अंदर इंडोनेशिया के भी कुछ एक आइलैंड्स आते हैं। इसी इंडोनेशिया के हिस्सों में तो हमारा सही आंसर हुआ बी इंडोनेशिया। एक ऐसा मतलब पुंकाक जया है जो कि जिसकी ऊंचाई 4884 मीटर है। अब जान लीजिए हमारे माउंट एवरेस्ट से कितना कम है। और ये टॉलेस्ट माउंटेन है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में और हाईएस्ट आइलैंड पीक इन द वर्ल्ड है। आइलैंड पीक इन द वर्ल्ड, एक क्वेश्चन ये भी मिल गया आपको। हाईएस्ट आइलैंड पीक इन द, आइलैंड के अंदर इतना बड़ा पीक लगभग नहीं है। किस कंट्री में? इंडोनेशिया में। 20 चलेंगे। इन पोलर टुंड्रा रीजन विच एनिमल टू गेट फर बाई नोमैडिक एस्किमोस, विच एनिमल इज यूज टू गेट फर बाई नोमैडिक एस्किमोस। जो वहाँ के खानाबदोश लोग हैं जिनका नाम एस्किमोज है, खासकर पोलर टुंड्रा रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे किस जानवर की जो फर है उसका यूज किया जाता है ठंड से बचने के लिए एस्किमोज के द्वारा? हमारे पास ऑप्शन है ए करीबू, बी बियर, सी वालरस, डी नन ऑफ द अबव। पोलर टुंड्रा रीजन में ऊपर वाले हिस्से की जिसमें कि आप पाएंगे कि नॉर्वे के कुछ हो गए, अलास्का हो गया, या फिर ऊपर वाला जो हमारा साइबेरिया होगा, उन मतलब आर्कटिक सर्किल वाले हिस्सों की मैं बात बोल रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इतनी ठंड पड़ने की वजह से आप पाएंगे कि वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको
एक कोट की ज़रूरत होगी, फर की ज़रूरत होगी। तो वहाँ के जो बेसिक निवासी हैं एस्किमोज, वो एक जानवर का फर पहनते हैं। अब बियर का फर तो नहीं पहनेंगे, पोलर बियर भी होते हैं उधर। वालरस जो कि पानी में मिलती है और उसमें आप सोचिए बाहर वो निकलता है, तो उसके ऊपर फर तो नहीं होता है, चिकना होता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, नन ऑफ द अबव हम नहीं डिसाइड कर सकते। कैरिबू, ये है कैरिबू जानवर, बिल्कुल सही समझा। ये इसको रेंडियर भी कहते हैं और पोलर रीजन में इसका नाम है कैरिबू। तो सही ऑप्शन क्या है? कैरिबू या रेंडियर का फर का यूज एस्किमोस करते हैं ठंड से बचने के लिए, जो पोलर टुंड्रा रीजन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द सब पोलर प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड एज। उन हवाओं को हम क्या कहते हैं? बहुत ही पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि कहाँ कैसी कैसी हवाएं बहती हैं। मैंने बोला कि जो पूरे ट्रॉपिक्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और यहाँ इसके बीच में ही कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। यहाँ पे हमेशा ईस्टर्ली हवाएं बहती हैं, ईस्टर्ली हवा बहती है। वैसे ही पोल्स, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ पे भी ईस्टर्ली हवा बहती है। और ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे भी ईस्टर्ली हवा बहती है। लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ खींचा है, और तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके हमारे 30 डिग्री साउथ तक, मतलब खासकर ये टॉरिड जोन होता है या फिर ट्रॉपिक्स भी आप कह सकते हैं। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक है। अब इसके बीच में टॉरिड जोन में जो हवाएं बहती हैं उनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड। क्या कहते हैं? ट्रेड विंड। सॉरी, ट्रेड विंड जो है, मैंने बताया आपको, ट्रेड विंड इनको नहीं कहते। ट्रेड विंड खासकर कहाँ पे बहती है? 30 डिग्री के आसपास। ये मतलब यूजुअली इनमें ट्रेड विंड बहती है। हवाएं कौन सी बहती हैं? यहाँ पे ईस्टर्लीज हवाएं बहती हैं। ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ ईस्टर्ली, नीचे वाले हिस्से में साउथ ईस्टर्ली। लोकल विंड मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह की हवा हुई। क्वेश्चन क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कौन सी है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो गया हमारा ये वाला हिस्सा, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री आर्कटिक सर्किल तक, मतलब ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर से लेके और ट्रॉपिक ये हमारा आर्कटिक सर्किल तक के बीच में हमने क्या, कौन सी हवाएं बहती हैं? वेस्टर्ली। एंटी आर्कटिक में भी ये हवाएं वेस्टर्ली ही बहती हैं। यही था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, मतलब इन एरियो में कौन सी हवा बहती है, कौन सी हवा बहेगी? वेस्टर्ली। बिल्कुल ही क्लियर है आपके लिए। चलिए 20 सेकेंड हम देखेंगे। ऑब रिवर फ्लोज इन द फॉलोइंग रीजन। ऑब रिवर जो है वो किन हिस्सों में, किन क्षेत्रों में बहती है? हमारे पास ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है एशिया पाकिस्तान, सी है एशिया रसिया, डी है यूएसए कनाडा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपके सामने पूरा का पूरा मैप पड़ा है। इधर हो गया हमारा, ये हो गया मंगोलिया, राइट। ये वाला हिस्सा हो गया हमारा चाइना, यहाँ से आर्कटिक सर्किल जाता है। यहाँ पे हो गया हमारा रशिया, ठीक है। अब रशिया जो है वो आपके पूरे ये वाले इस वाले हिस्से तक है, ये पूरा, मतलब ये सब आपका रशिया ही है। यहाँ पे ये कजाकिस्तान का हिस्सा हो गया। ऑब रिवर देखिए, ये इधर से ही निकलती है, आपके कारा सी के आसपास निकलती है और रशिया में ही ये बहती है और यहाँ तक आती है, मतलब। और रशिया किस हिस्से में है? एशिया का हिस्सा है। इसका कुछ एक पोर्शन जो है आपके यूरोप में भी पड़ता है, लेकिन रशिया में, एशिया के रशिया वाले देश से होकर के ये बहती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। फिर हम जानेंगे 23, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी आर कनेक्टेड बाई। बाल्टिक सी और नॉर्थ सी किस से कनेक्टेड हैं, किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है कील कनाल, बी है पनामा कनाल, सी है सुएज कनाल और डी है नन ऑफ देम। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये है हमारा बाल्टिक सी। इसके अगल बगल वाले रीजन को हम कहते हैं बाल्टिक रीजन। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आप देख लीजिए। खासकर आप देखेंगे कि
ये यूरोप वाले हिस्से हैं, रशिया यहाँ पे है हमारा। तो अगल बगल में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड इधर हो गया। इधर हमारा दूसरे साइड में स्वीडन, स्टॉकहोम, सेंडेवल, स्वीडन, लुएस, ये सब है। इधर फिनलैंड है। लेकिन बाल्टिक के पास खासकर ये वाले हिस्से, एस्टोनिया, लातविया वाले हिस्से मतलब, और ये बगल में रशिया हो गया। ये पूरा हिस्सा बाल्टिक सी वाला जुड़ता है हमारे नॉर्थ सी से। नॉर्थ सी यहाँ पे देखिए, और उसके बाद इधर पूरा नॉर्वेजियन सी के पास हमारा अटलांटिक ओशन में मिलता है। तो नॉर्थ सी से बाल्टिक ये सी जुड़ रहा है किससे? यहाँ पे एक कनाल है, देखिए इधर से होके, ये इन कनाल से होके जुड़ता है, और इस कनाल का नाम है कील कनाल। सही ऑप्शन हुआ हमारा क्या? कील कनाल। खासकर कहाँ पे? लगभग जर्मनी के आसपास है ये। जर्मनी, और यहाँ पे तो आप पाएंगे डेनमार्क है। ये जर्मनी से होकर के कील कनाल आपके बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ती है। 24th क्वेश्चन देखेंगे हम। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज बीन कॉज्ड ऑफ कंसर्न। व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस होल? हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का ही एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। उसके ऊपर होती है मीसोस्फेयर, उसके ऊपर होती है थर्मोस्फेयर, और उसके बाद से फिर आयोनोस्फेयर, उसके बाद से एक्सोस्फेयर, और मतलब बाहर का काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। उसी में स्ट्रेटोस्फेयर में आप पाएंगे एक ओजोन की परत होती है जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को धरती तक नहीं पहुंचने देती है, स्टॉप कर देती है। यूवी रेज को ये स्टॉप कर देती है ओजोन लेयर। इसमें एक छेद हो गया है, एक बड़ा सा होल हो गया, और वो होल जो है खासकर एंटी आर्कटिक रीजन में ही हुआ है। एंटी आर्कटिक रीजन मतलब जो नीचे वाला साइड है, 66.5 डिग्री जो नीचे का साइड है सदर्न हेमिस्फेयर में अर्थ का। अगर ये अर्थ है, बीच में इक्वेटर हो गया, अधिकतर कॉन्टिनेंट जो हैं ये इधर ही हैं। जो एंटी आर्कटिक रीजन है, एंटी आर्कटिक रीजन यहाँ पे 66.5 डिग्री पे, यहाँ पे हमारा ये छेद हुआ है। और ये जो बड़ा सा होल है उससे नुकसान क्या क्या है? हर एक जगह से सूरज की यूवी किरणें पास हो जाएंगी, लोगों के स्किन पे पड़ेंगी, और स्किन कैंसर होगा। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, स्किन कैंसर होगा। अब ये ओजोन होल क्यों हुआ है, उसका क्या रीजन है? कई सारे लोग कहते हैं कि मानव की गतिविधियों की वजह से कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये तो भाई आपके फिर नदर्न हेमिस्फेयर में होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो है अर्थ के नदर्न हेमिस्फेयर में ही रहते हैं। तो फिर ये एंटी आर्कटिक रीजन जो कि बहुत ही कम लोग उधर रहते हैं, उधर हुआ है। और नो डाउट कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC का एक से है, दिस इज अ कॉज। लेकिन फिर नीचे क्यों हो रहा है, इसको हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमारे पास कौन कौन सा स्टेटमेंट है कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ट्रॉपिक की ये बात बोल रहा है कि ट्रॉपिक के पास जो भी ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस है उसकी वजह से ये होल हुआ है, उसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर उठता है, स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है और ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाता है। यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि होल तो हमारा एंटी आर्कटिक रीजन में हुआ है। दूसरा ऑप्शन देते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। बिल्कुल ही एंटी आर्कटिक सर्किल के पास, ध्यान दीजिए, एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंटी आर्कटिक सर्किल, एंटार्कटिक याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। 66.5 में आर्कटिक होता है, उसके उल्टा एंटी आर्कटिक हो गया 66.5 सदर्न हेमिस्फेयर में। तो आप पाएंगे कि उसके ऊपर अगर आप बढ़ते हैं तो लगभग पोलर फ्रंट मिलेगा, और यहीं पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स मिलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में लगभग प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट होते हैं, जहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन
वो जो भी हवा में है वो जाता है और उसको ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाता है। ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वाली बात सही है, प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट की बात सही है। और जो भी हम नदर्न साइड में CFC किन जगहों में, किन चीज़ों में मिल जाती है, अधिकतर जो आप फ्रिज यूज़ करते हैं, फ्रिज में यूजुअली CFC का ही यूज़ होता है चीज़ों को ठंडा करने के लिए। पहले अमोनिया होता था, बाद में CFC का लगभग यूज़ होने लगा, उसका नहीं यूज़ कर सकते। तो CFC का यूज़ आपके रेफ्रिजरेटर में होता है। CFC जो आप झाग वाले जो कई लोग अगर सेविंग फोम यूज़ करते हैं या साबुन के फोम में, इन सब चीज़ों में CFC होता है जो कि ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाता है। UV रेज नीचे आती हैं और हमें स्किन कैंसर देती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो गया। ऑप्शन बी अगर सही हो गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा सही है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक, एब्सेंस पोलर फ्रंट नहीं है, ये बात तो एंटार्क्टिक सर्किल में कही नहीं जा सकती, ये यहीं पे गलत हो गया। इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब सोचिए कि पोलर रीजन में जहाँ पे बर्फ पाई जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल हो रही है, आइसबर्ग पिघल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पोलर रीजन में अभी भी नहीं है। और उससे अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, आइसबर्ग पिघलेंगे और जितने भी आइलैंड्स हैं या फिर जितने भी कोस्टल कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट हैं वो डूबेंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, न कि ओजोन की परत में छेद होगा। इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है। सही आंसर क्या हुआ कि एंटार्क्टिक रीजन में प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, और जब उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जाता है तो हमारी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा देता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज A आर्कटिक सर्किल, B इंटरनेशनल डेडलाइन, C द ग्रेट सर्किल और D इक्वेटर। 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? हमने 4 ऑप्शन बताए, इनमें से चलिए सबसे पहले हम काटते हैं कि कौन कौन सा आंसर गलत है। डी इक्वेटर। डी इक्वेटर क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं, तो डी इक्वेटर हमारा गलत हुआ है। ग्रेट सर्किल किसी भी 2 जगहों पे, मान लीजिए आपको इंडिया से आपको जाना है US, तो आप जब भी एयरक्राफ्ट से जाएंगे तो जो भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा उसका तो एक गिवन रूट होगा। अगर आप फिर भी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, मान लीजिए कि वैसा कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट है या ऐसा कोई है जो कि मतलब बाकी जगहों पे अगर वो जा रहा है और दूसरे कंट्री का इंटरफेरेंस ना हो, तो आप इंडिया से लेके अमेरिका तक में एक सीधा एक सर्किल मतलब ग्लोब के ऊपर ऐसे ड्रॉ कीजिए और उस सर्किल को फॉलो कीजिए। इन ग्रेट सर्किल के बीच की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी किसी भी 2 जगह की। तो ये हमारा ऑप्शन भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला नहीं है। आर्कटिक सर्किल ये भी हमारे लैटिट्यूड होते हैं और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन एक ही बचता है, इंटरनेशनल डेडलाइन। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, फट से इंटरनेशनल डेडलाइन इस तरह से आप मार सकते हैं, राइट। लेकिन पहले आपको जानना है इंटरनेशनल डेडलाइन इसको कहते क्यों है। हमने बताया था ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं हैं जो कि एक तो बताया था लैटिट्यूड, अगर ये ग्लोब है तो जो भी इस टाइप की रेखाएं हैं लैटरल लाइंस, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ऐसे ही ग्लोब के ऊपर मतलब पूरे ग्लोब में आगे से लेके पीछे तक में सीधी रेखाएं को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। अब 0 डिग्री मेरिडियन को या फिर इनको कहते हैं मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन को हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। वैसे ही 180 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाला है जो हिस्सा, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन, IDT। इंटरनेशनल डेडलाइन अब क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानिए कि 0 डिग्री मेरिडियन से जैसे ही आप ईस्ट की तरफ चलते हैं, ईस्ट की तरफ चलते जाते हैं, तो ईस्ट से ही
सूरज निकलता है, मतलब पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो ईस्ट की तरफ से अगर आप चलते जाते हैं और जाते 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 जाते, और वैसे ही एक आदमी जीरो जो हमारी जीएमटी है यहाँ से वेस्ट की तरफ जाता है। दोनों ने घड़ियाँ पहन रखी हैं। आज मान लीजिए दिन का, आज 25 तारीख है, दिन का 12 बज रहा है, दिन का 12 बजे नून की मैं बात बोल रहा हूँ। धरती के रोटेशन की स्पीड से ही दोनों, एक गया ईस्टर्न साइड में और एक गया वेस्टर्न साइड में। दोनों ने अपनी घड़ी, अब जो वेस्ट साइड में गया वो सूरज से दूर जा रहा है, इसलिए उसने अपनी घड़ी को पीछे कर लिया, और जो भी ईस्ट साइड में गया वो उसने अपने घड़ी को 12 घंटे आगे कर लिया। और जब ये लोग 180 डिग्री डेट लाइन पे मिलेंगे पीछे जा करके, तो आप पाएंगे कि चूंकि इंडिया की पोजीशन 0 से 87.5 डिग्री में है इंडिया, और यहां पे 87.5 डिग्री पे है इंडिया, तो वहां के टाइम को कहते हैं 5 आवर 30 मिनट जीएमटी से हम अहेड हैं। टाइम आपका अहेड होता गया, इसीलिए मैंने आपको बोला था आपको टाइम क्या करना है, अहेड कर लेना है, प्लस कर लेना है, और उधर जो जा रहा था उसको टाइम माइनस कर लेना है। आप जैसे ही जाएंगे और इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंचेंगे, ईस्टर्न साइड में टाइम आप गेन करते हैं, वेस्टर्न साइड में टाइम लूज करते हैं। जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंचते हैं, दोनों की घड़ियां आप मिलाते हैं तो बिल्कुल सेम टाइम बता रही होती हैं। और जैसे ही आप इंटरनेशनल साइड को, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसको ईस्ट से क्रॉस करके और वेस्ट की तरफ घुस जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए ईस्ट में टाइम गेन हो रहा था। मतलब आज 12 बजे 25 तारीख को गए थे, रात को 12 बजे इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंचे, तो उस दिन आप 26 में पहुंचना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही उस लाइन को आपने क्रॉस किया, आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आ गए, ईस्टर्न हेमिस्फेयर को छोड़ के वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आ गए, और वहां पे टाइम माइनस होता है। मतलब आपका टाइम जो है, वैसे तो आपको 26 तारीख के रात के 0 बजे में आप पहुंचे थे, क्योंकि आज 25 के 12 बजे चले हैं और टाइम 12 घंटा अहेड किया, तो वहाँ पे आप तो वैसे ही पहुँचेंगे। 12 घंटा अहेड करने का मतलब है कि जो भी है, अगर वहाँ पे दिन के टाइम अगर आप पहुँचते हैं तो धीरे धीरे आपके टाइम जो है, मतलब 26 तारीख का होना चाहिए, और इधर से जो पीछे से पहुँचा है उसका भी टाइम, जो भी यहाँ पे पहुँचा है वो टाइम माइनस में जा रहा है, और आप ईस्ट साइड में प्लस में जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करके वेस्ट साइड में, ईस्ट से वेस्ट गए, आपको एक दिन का 1 डे लूज हो जाएगा इफ यू क्रॉस द लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और वैसे ही जो माइनस माइनस में चल रहा था, वेस्ट से ये आ रहा था, वेस्ट टू ईस्ट, उस लाइन को क्रॉस करते ही 1 डे उसका गेन हो जाएगा। 25 की जगह पे उसको 24 को पहुंचना था, लेकिन जैसे ही लाइन को उसने पास किया वो 26 को पहुंच गया। कितनी अजीब बात है। सिर्फ एक लाइन को क्रॉस करते ही आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर में चले जाते हैं, ईस्ट से आपको एक दिन का नुकसान हो जाता है। वो जो माइनस माइनस में चल रहा था, उस लाइन को पार करते हैं, जबकि दोनों एक बगल में ही खड़े हैं, और लाइन को पार करते हैं और वो एक दिन उसको मिल जाता है। तो इसी लाइन को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जहां पे ये टाइम लूज और गेन होता है। तो ये जो चीज़ है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में थी। और खासकर ये इंटरनेशनल डेट लाइन पूरा 180 डिग्री मेरिडियन नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको घटना बताई, अगर आप लैंड के ऊपर ये लाइन क्रॉस करते रहेंगे तो इसका बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमेशा इसको लैंड को अवॉइड करते हुए, भले अगर कहीं वो टेढ़ी भी हो गई है तो इसको देखिए, ये हमारा 180 डिग्री लैटिट्यूड है, ये पूरा अगर सर्किल है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन को यहाँ पे लैंड से बचाते हुए, यहाँ पे लैंड से बचाया है, और इसको यहाँ से टर्न लेते हुए और यहाँ से इसको, मतलब लैंड से बचाते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन गई है। इसका प्लस माइनस पॉइंट क्या है? जैसे ही आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, यू लूज 1 डे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं और जैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में गिरते हैं, यू गेन 1 डे। यह है इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। 26 चलते हैं। मैनरहेम लाइन सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेबर्स। मैनरहेम लाइन जो है किन 2 पड़ोसी देशों को अलग करती है? हमारे पास ऑप्शन ए है रशिया फिनलैंड, बी है फ्रांस जर्मनी, सी है रशिया बेलारूस, डी है इंडिया एंड चाइना। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैनरहेम लाइन की।
ध्यान से देखिए मैनरहेम लाइन हमारी कहाँ जाती है, ये हो गया पूरा हमारा सोवियत यूनियन, और खासकर ये हमारा गल्फ ऑफ, ये फिनलैंड हो गया। ये पूरी लाइन जो है आपकी, ये 7th आर्मी हो गया, ये पूरा ये वाला लाइन देखिए, ये हमारी फिनलैंड और रशिया को जो है ये लाइन अलग कर रही है। इसको बोलते हैं मैनरहेम लाइन। किसको? रशिया और फिनलैंड को ये अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम। अ लो प्रेशर एरिया इन द एटमोस्फियर इन विच विंड स्पाइरल इनवर्ड्स। बहुत ही आसान है। लो प्रेशर एरिया, बीच का हिस्सा लो प्रेशर है। जैसे ही लो प्रेशर अगर ये होता है तो हवाएं क्या कहती हैं, हवाएं चारों तरफ की हवाएं इसके अंदर भरने की तरफ, ये जो है अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो बाहर से हवाएं जो हैं धीरे धीरे करके इसके अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ए एंटी साइक्लोन, बी साइक्लोन, सी फ्रंट और डी सुनामी। इसको बिल्कुल ही हम क्या कहते हैं? बी साइक्लोन कहते हैं। और साइक्लोन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ पे इंडिया की पोजीशन है वो एंटी साइक्लिक, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, और सदर्न हेमिस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो ये साइक्लिक डायरेक्शन में घूमता है, एंटी साइक्लिक क्या होते हैं? बिल्कुल नहीं, जैसे ये लो प्रेशर एरिया था, बीच में चारों तरफ से विंड इसके अंदर घुस रही थी, वैसे ही एंटी साइक्लोन में बीच में क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया होता है, और इसमें हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है? हवाएं बाहर निकलती हैं वहाँ से, तो उसको कहते हैं हम एंटी साइक्लोन। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है, नॉर्थ में क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। तो सही आंसर क्या था? लो प्रेशर जिसके चारों तरफ हवाएं घूमे, क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं साइक्लोन। अब हम क्वेश्चन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हंटिंग नोमैड्स। नीचे दिए गए कुछ लोग दिए गए हैं, जनजातियां हैं या ट्राइबल्स हैं वर्ल्ड की। ए पिग्मी, बी कजाक, सी लाप्स और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से शिकार करने वाले खानाबदोश कौन से हैं? तो हम देखिए, शिकार करने वाले खानाबदोश जो हैं वो इसमें पिग्मीज ही हैं। पिग्मीज जो हैं वो खासकर अफ्रीका के छोटे लोग हैं, शॉर्ट पीपल। इनकी हाइट 4 फुट 11 इंच से ज़्यादा नहीं होती है, और ये लोग हंटिंग नोमैड हैं। हंटिंग नोमैड कहने का मतलब है ये हंट करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं, और हंटिंग से ही अपना पालन पोषण बनाते हैं। कजाक्स हो गए, मसाई, लैप्स, ये जो हैं ये पैस्टोरल नोमैड्स हैं, जानवरों का पालन पोषण करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, और अपने जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, कजाक, मसाई और लैप्स। और पिग्मीज जो हैं वो हंटिंग नोमैड्स। 29 देखते हैं। द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन मेक्स द सन अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सूरज की ऊर्जा है वो किस वजह से आती है? हमारे पास ऑप्शन है, ए न्यूक्लियर फ्यूजन, बी है न्यूक्लियर फ्यूजन, सी है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और डी है थोरियम फ्यूल साइकिल। अब देखिए, सूरज की ऊर्जा तो नाभिकीय ऊर्जा है जिसको कि न्यूक्लियर कहते हैं। अब फ्यूजन है संलयन, या फिजन है विखंडन, ये हम पता करेंगे। या फिर सूरज के अंदर कोई मैग्नेट है जो बार बार से मतलब हिलता है, और उसकी वजह से जो आवृत्ति होती है, रेजोनेंस होता है, उसकी वजह से सूरज में ऊर्जा आती है। या वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोरियम है, वो जलता है, उसका साइकिल चलते रहता है और उसकी वजह से ऊर्जा आती है। सही आंसर है कि सूरज में आप पाएंगे कि H होता है, H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कई फॉर्म H1, H2 ऐसे ऐसे करके होता है। तो जब भी हाइड्रोजन के एक बार H2 और एक बार H3, ये सारी चीज़ें मतलब हाइड्रोजन बार बार मिलता है एक दूसरे से, तो हीलियम बनता है, और 3.5 मेगावाट की एनर्जी, ME मिलियन मेगावाट टाइप में, उतनी एनर्जी जो है बाहर निकलती है। और एक हमारा
न्यूट्रॉन बाहर निकलता है और उससे 14.1 MeV बाहर निकलती है। और इस तरह से बार बार सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है। फ्यूजन का मतलब ही होता है मिला देना। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है? अगर डांस वांस देखते हैं टीवी पे तो वहां पे फ्यूजन डांस होता है, 2-3 डांसों को एक साथ मिला देते हैं तो उसको फ्यूजन डांस कहते हैं। अगर वैसे ही समझना है कि सन के अंदर कौन सा नाभिकीय चीज होती है जिससे एनर्जी पैदा होती है, तो इसमें क्या होता है, बार बार कई सारे न्यूक्लियर, कई सारे नाभिक एक साथ मिलते हैं। तो जैसे कई सारे डांस को मिला करके फ्यूजन डांस हो रहा था, वैसे कई सारे नाभिकों को मिलाकर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और उसकी वजह से सन के अंदर जो है हमारे एनर्जी पैदा होती है और जो हमें मिलती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सी? नीचे दिए गए में से कौन सा सी जो है लैंडलॉक्ड है? हम ऑप्शन देखेंगे, ए है तिमूर सी, बी है अराफुरा सी है ग्रीनलैंड सी और डी है अराल सी। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास सीधा सीधा मैप रखा है और बीच में एक हिस्सा है हमारा, यहाँ पे ये देखिए, ये हिस्सा है अराल सी का। अराल सी जो है कहाँ के बीच में है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच का हिस्सा है अराल सी। और कहीं से भी बिग वाटर बॉडी से या कैस्पियन सी हो गया या किसी भी ओशन से ये कनेक्टेड नहीं है। अराल सी के बारे में आप जानिए कि 1977 में ये इसका प्रसार इतना था, एक्सपेंड एरिया इतना था, और 1989 आते आते ये कम हुआ और 2006 में ये देखिए कितना छोटा रह गया है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कैसे प्रकृति और इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अराल सी के बारे में जानिए कि 90% ऑफ इसका जो है एरिया अभी रिड्यूस हो चुका है और 74% जो है यहां पे इसमें वाटर वॉल्यूम कम हो चुका है। तो कितनी मतलब बुरी बात है ये। और लैंडलॉक्ड है किसके किसके बीच में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, जो कि अर्स्टवाइल रशिया के ही हिस्से थे। जब रशिया टूटा था, जो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जब 90s में टूटा था, उस समय ये कई सारे कंट्रीज़ पैदा हुए थे। तो उन्हीं में से है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहीं पे ये अराल सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 31st। चीना कल्टीवेशन इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चीना कल्टीवेशन ये किन देशों में फेमस है? ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी चाइना और डी नेपाल। बिल्कुल ही चाइना चीना देख करके चाइना ऑप्शन नहीं लगाना है। जानिए पहले चीना कल्टीवेशन क्या होता है। जैसे हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ये हम झूम की खेती की बात बोल रहे हैं। यहाँ पे जो भी ट्राइबल्स लोग हैं वो क्या करते हैं, एक जगह के ज़मीन को, जो भी मतलब हमारे खेती से जुड़े हुए, कल्टीवेशन से जुड़े हुए जो भी ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह को वहाँ से पेड़ काट देते हैं, फॉरेस्ट एरिया को काट देते हैं, बाद में आग लगा देते हैं, उसके बाद वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। और फार्मिंग जो है धीरे धीरे जब रिड्यूस हो जाती है तो फिर उस जगह को छोड़ करके अगले जगह पे वो चले जाते हैं, वहाँ पे जंगल काटते हैं, वहाँ पे आग लगाते हैं और दोबारा से फिर धीरे धीरे वहाँ पे खेती करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस चलता है। वैसे ही जो श्रीलंका में काफ़ी दिनों से लोग बहुत ही गिवन इंटरवल पे एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर करके कल्टीवेशन करते हैं। ये चीना कल्टीवेशन जो है वो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। कहाँ पे पाया जाता है? श्रीलंका में। 32nd देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियल नेम ऑफ धीवी जुमहूरिया इन इट्स लोकल लैंग्वेज? तो धिवेही जुमहूरिया मतलब किस कंट्री को, जो कि ऑफिशियल नाम हम सभी जानते हैं, इंटरनेशनल ऑफिशियल नेम जो है वो दूसरा है, लेकिन उसको अपनी जगह पे धिवेही जुमहूरिया कहा जाता है उसकी लोकल भाषा में। वो कौन सी कंट्री? ए मालदीव्स, बी मॉरिशस, सी थाईलैंड और डी कंबोडिया। अब जुमहूरिया शब्द जो है आपको देखना है, ये यूजुअली उर्दू का शब्द है।
जिसका जमहूरिया का मतलब होता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक। अब जैसे ही उर्दू आई, यहीं से आंसर हमारा मिल गया। कंबोडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट है, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, और खासकर जो है ये बौद्ध रिलीजन को मानता है, बुद्धिस्ट हैं सब। थाईलैंड भी सेम है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है और बुद्धिस्ट रिलीजन को मानता है। मॉरिशस जो है वो हमारे मतलब काफ़ी अंदर, ओशन के अंदर आप पाएंगे कि एक काफ़ी सेपरेटेड लैंड है, और जहाँ पे अधिकतर लोग हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिज्म को मानते हैं। आपके मुस्लिम बहुत ही कम हैं। मालदीव्स जो है एक मुस्लिम कंट्री है, और इंडिया के जस्ट पास ये जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स वगैरह हैं, ये जो लक्षद्वीप सी से लगता हुआ माले है, ये वाला हिस्सा एक मुस्लिम कंट्री है। और अभी अभी अपने यहाँ पे गवर्नमेंट को लेकर के काफ़ी ये मतलब न्यूज़ में था कि वहाँ के जो पुराने नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर वो एक्साइल में हैं, इस तरह की न्यूज़ हैं। तो मालदीव्स को वहाँ की लोकल भाषा में दिवेही जमहूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 33 फेमस पैलियोएंथोलॉजिकल हॉक्स related to the finding of the remains of the previously unknown early human known as Piltdown man was found in which of the following countries? बिल्कुल इसको हिंदी में समझिए कि एंथ्रोपोलॉजिकल क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी। जो भी यूपीएससी या फिर दूसरी चीज़ों की तैयारी करते हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं मानव विज्ञान, राइट, जिसमें स्टडी ऑफ ह्यूमंस किया जाता है। अब बहुत पहले लगभग 1912 में एक घटना हुई थी इंग्लैंड में। वहाँ के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसे आदमी का सिर के कुछ हिस्से पाए हैं और बाद में उन्होंने जोड़ा भी। बाद में खुदाई कराई गई, 2-3 लोग मिल करके उसको जोड़े, और लगभग 43 ईयर्स तक लोगों को इस भूल में रखा कि एक पिल्टडाउन करके ह्यूमंस होते थे, जैसे आज जो हैं हम होमो सैपियंस हैं, उसी टाइप करके ये लोग होते थे, और इनके दांत आगे वाले केनाइंस होते थे। बाद में 1953 में जब काफ़ी ज़्यादा उस पर शोध किया गया तो पाया गया कि वो जो दांत हैं वो ओरांगोटान के दांत थे, और जो स्कल था वो, ये पूरी जो खोपड़ी थी वो मॉडर्न मैन की खोपड़ी को अलग अलग तरीक़ों से जोड़ दिया गया था, और इसी को हम पिल्टडाउन मैन कहते थे। 1912 में घटना शुरू हुई, 1943 में जाकर के इसका पर्दाफाश हुआ 1953 में। इतने बड़े लंबे समय तक लोगों को मूर्ख बना के रखा गया, और इसी को बोलते हैं पैलियोएंथ्रोलॉजिकल हॉक्स। इंग्लैंड के एक ये थे मानव विज्ञानी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इसलिए ये घटना कहाँ की है, इंग्लैंड की। 34 जानिए। ब्रॉड लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर दैट इज इनक्रॉस्ड by the sea and affected by tides is also known as। कई जगह से नदियाँ जो होती हैं चारों तरफ से बहते 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 आकर के समुद्र में गिर जाती हैं। अब समुद्र में जहाँ पे वो गिरती हैं वो हिस्सा काफ़ी ब्रॉड होता है, देखिए यहाँ पे ये हिस्सा, और धीरे धीरे सी जो होता है इस हिस्से को अपने अंदर लेने लगता है। ये सी जो है इसको अपने अंदर लेने लगता है, और यहाँ पे टाइड्स भी, भाई सी के अंदर जब टाइड्स आएंगी, ज्वार भाटा आएगा, तो इस नदी के इस वाले हिस्से में भी आएगा। तो इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? तो इसका सही नाम है, इसको हम कहते हैं एस्चुरी, ASTUARY, एस्चुरी कहते हैं, और ऑप्शन बी हमारा सही है। डेल्टा जो है काफ़ी पहले बन जाता है, जहाँ से नदियाँ मतलब एस्चुरी बनाने से पहले गिरती हैं, और कई सारे हिस्सों में एक ट्रायंगुलर हिस्सा बनाती हैं जिसको हम बे कहते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो इस तरह से एस्चुरी ये इसका सही आंसर हुआ।
35 चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगलन। मैगलन काफ़ी फेमस थे और उन्होंने फर्डिनेंड मैगलन थे और उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था और उन्होंने ही ये इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह इन सब का फंडा दिया था। अब हम जानते हैं ये मैगलन का एक स्ट्रेट है जो कि कहाँ से होकर के गुजरता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए साउथ अमेरिका के साउथ में, बी पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, सी नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया और डी नॉर्थ अमेरिका एंड जापान। ध्यान दीजिए लोकेशन पूछ रहा है स्टेट ऑफ मैगलन की और ये बिल्कुल ही हमारे जो साउथ अटलांटिक ओशन है बिल्कुल सही है और पैसिफिक ओशन से को ये जोड़ता है, राइट। तो पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन जो है हमारा सही आंसर हुआ। कहाँ है आप पाएंगे कि ये अर्जेंटीना के पास से होके गुजरता हुआ, मतलब हम इस पूरे रास्ते को फॉलो ना करें जिसको कि ड्रैग पैसेज कहते हैं और इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए अटलांटिक ओशन के नीचे वाले हिस्से से साउथ अटलांटिक ओशन से आप सीधे पैसिफिक ओशन से में होके आ सकते हैं जहाँ से मैगलन गए थे, फर्डिनेंड मैगलन, और इसीलिए उनके नाम पे स्टेट ऑफ मैगलन इसका नाम दे दिया गया था। 36 देखिए, हैमिल्टन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज। अब ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, भारत पे भी इसने शासन किया था। यूनाइटेड किंगडम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी कई सारे एक ऐसे देश हैं जो कि इसके अंडर में है और काफ़ी लंबे समय से इसके अंदर में है। अमेरिका पे उसने राज किया, मतलब बहुतेरे जगहों पे, चाइना पे भी, मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली राज किया था। तो इस तरह से अभी भी कुछ एक जगह इसके अंदर में है। अब हैमिल्टन उस ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का ही कैपिटल है। हम ऑप्शन देखिए किसका कैपिटल है, ए अंगोला, बी बरमूडा, सी सेमन आइलैंड और डी जिब्राल्टर। ये है बरमूडा। देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड हो गया एन, ये हो गया साउथ अमेरिकन आइलैंड, यहाँ से ये पनामा नहर होके गुजरती है, यहाँ पे है हमारा इंग्लैंड और इतनी दूर आ करके यहाँ पे इसने बरमूडा करके एक पूरा ओवरसीज टेरिटरी है। इनफैक्ट ये एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है हैमिल्टन, बरमूडा की। सही आंसर हुआ हमारा बरमूडा, बी। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच लोकेशन ऑफ सम कंट्रीज। आप देखिए कि किस कंट्री की लोकेशन सही नहीं दी गई है। आप पाएंगे कि यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री की बात की जा रही है, तो अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं, 54, और उसके बाद 4 जो हैं मतलब ऐसे मतलब दूसरे लोगों की डिपेंडेंसीज हैं, मतलब जहाँ पे दूसरों लोगों का भी, मतलब फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इन लोगों का राज है। तो इन 54 या 53 जो भी आप जाने, इनमें से किसकी लोकेशन कहाँ पे है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, ए बेनिन वेस्टर्न अफ्रीका में है, बी बोत्सवाना सदर्न अफ्रीका में है, सी युगांडा ईस्टर्न अफ्रीका में है, डी टोगो सेंट्रल अफ्रीका में। मैंने बिल्कुल ही आपको समझने के लिए इसका मैप लगा दिया। मैं बात कर रहा हूँ ए से, बेनिन वेस्टर्न अफ्रीका में। यहाँ पे देखिए बेनिन, ये हो गया। ये सबसे पहले हम इसको नॉर्थ लिखते हैं, इसको साउथ लिखते हैं, इसको ईस्ट लिखते हैं और इसको वेस्ट लिखते हैं। अब आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से देख सकते हैं बेनिन है यहाँ पे, ये जो रेड पोर्शन देख रहे हैं आप, ये यहाँ से जो मैं निकाल के ले आया हूँ ये है बेनिन, वेस्ट वाले ही हिस्से में है देखिए आप। और बेनिन को पहले हम बोलते थे डाहो में, तो ये हमारा सही हो गया। फिर हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन, 1960s में ये आज़ाद हुआ था। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी बोत्सवाना। देखिए बोत्सवाना यहाँ पे है, ये रहा है, ये है बोत्सवाना। 1966 में ये भी आज़ाद हुआ था। किस जगह पे है, सदर्न अफ्रीका में है, बिल्कुल सही हो गया। फिर हम देखते हैं सी युगांडा, ईस्टर्न अफ्रीका लिख रहा है। ये देखिए ये ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं लाइन खींचता हूँ और ये लिखता हूँ युगांडा। युगांडा कहाँ पे है, ईस्टर्न अफ्रीका, ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो एक जो बचा है उसको भी देख लेते हैं कि वो सही है कि गलत है। ऑफ कोर्स वो तो गलत ही होना चाहिए। टोगो सेंट्रल अफ्रीका, देखिए टोगो कहाँ है,
जैसे ही आपने यहाँ पे देखा था कि बी हमारा बेनिन था, बेनिन के जस्ट बगल में ये है हमारा टोगो। तो बेनिन के बगल में है तो ये कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा वेस्टर्न अफ्रीका। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में तो ये सब कंट्रीज हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? टोगो, सेंट्रल अफ्रीका, जो कि गलत आंसर है, और इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही है, डी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, मास ऑफ द सन इज इक्वल टू हाउ मेनी मून्स ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली। सन के बारे में हमने पहले जाना था कि लगभग 98-99% जो हिस्सा है वो पूरे सोलर सिस्टम का सन ही है। तो मास कर लीजिए, वॉल्यूम कर लीजिए, या फिर उस कितना बड़ा है ये कर लीजिए, ये सारी चीज़ें, सन तो बड़ा होना ही है। लेकिन अर्थ से भी काफ़ी कितना बड़ा है ये आपने जाना था, लगभग 1,33,000 अर्थ जो है उसके अंदर चले जाएंगे। तो मून की तो कोई मतलब बात ही नहीं है, मून वर्सेस सन की। तो कितने मून्स के बराबर जो अर्थ का सैटेलाइट है मून, कितने मून्स के बराबर सन का मास है? अब सन का मास देखिए 1.9891 इंटू 10⁻30, यह है सन का मास। ये नासा का सोर्स है, बिल्कुल ही आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और वहीं पे हम मून का मास देखेंगे, मून का मास ये है 7.349 इंटू 10⁻2020। अब देखिए, अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो टोटल 270 लाख टाइम्स जितना मून का मास है उसके 270 लाख गुना सन का मास है, सन का द्रव्यमान 270 लाख, देखिए गुना है मून के मास के। 39 क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलो इज न्यू नेम ऑफ प्लूटो। प्लूटो सोलर सिस्टम हमने कई क्वेश्चंस में देख लिया कि बीच में सन है, उसके चारों तरफ 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गई जो कि ये प्लैनेट नहीं है, और मार्स, और उसके बाद से आ गया जो भी एक्सो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और लास्ट में है हमारा क्यूपलर बेल्ट। इसी क्यूपलर बेल्ट में मतलब ट्रांस नेपच्यून में पहले एक प्लूटो हुआ करता था। 2006 के पहले प्लूटो वॉज अ प्लैनेट, लेकिन 2006 में प्लैनेट को डिफाइन किया गया, जिसका कहा गया कि सन के चारों तरफ ऑर्बिट होना चाहिए, ऑर्बिटिंग अराउंड सन, मतलब डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट चेंज हो गई, तो ऑर्बिटिंग अराउंड सन होना चाहिए, प्लस पक्का एक हाइड्रोस्टैटिक मास होना चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, मतलब राउंड इन शेप होना चाहिए, कोई भी प्लैनेट गोल होना चाहिए, एंड क्लियर अवे फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ अनदर प्लैनेट। प्लूटो जो था इसी में फेल हो गया। अब इसका नाम 2006 में कुछ और दे दिया गया। वो नाम क्या है? ऑप्शन ए है 134340, बी 134344, सी 133440 और डी 131341। सही आंसर है आपका ए 134340, अभी प्लूटो का नाम है। और ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट, या फिर इसको क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं। 40 देखिए, न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। किस प्लैनेट के बारे में जानने के लिए नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था? कब भेजा था? 2006 में। उसका नाम था न्यू हॉरिजन। वो किस प्लैनेट की स्टडी के लिए भेजा था? अब ये 2006 में जो स्पेसक्राफ्ट न्यू हॉरिजन चला, वो कई प्लैनेटों से होकर के गुजर के गया, लेकिन खासकर वो स्टडी किसकी थी? अब हमारे पास ऑप्शन देखिए, ए मार्स है, बी प्लूटो है, सी जुपिटर और डी मरकरी है। जानिए कि 2007 में ये जुपिटर के ऊपर से गया, लगभग 23 लाख किलोमीटर ऊपर से, और मतलब इसको फ्लाई बाई किया। 2015 में ये हमारे प्लूटो के ऊपर से गया,
प्लूटो। और ये जो दिस इज़ नो मोर, अभी ये कोई ये नहीं है हमारा, इट्स नॉट अ प्लैनेट, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट हो चुका है। अभी हमने आपको नाम बताया था, इसका नाम 134340 है। तो हम जानेंगे कि ये जो प्लूटो के स्टडी के लिए भेजा गया न्यू हॉरिजन को, उसने 2007 में जुपिटर के ऊपर से भी फ्लाई बाय किया था, और लगभग 2015 में लगभग 12,000 किलोमीटर दूर से इसने प्लूटो के ऊपर से फ्लाई बाय किया और उसकी स्टडी की। तो सही आंसर हमारा होगा बी, प्लूटो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। द फर्स्ट एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज्ड ऑन, UNEP का जो फर्स्ट एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट था वो कब दिया गया था? दिसंबर 2013, जनवरी 2010, दिसंबर 2014 और डी, जुलाई 2015। देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है जिसमें एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट दी गई थी वो दिसंबर 2014 में पेरू में इसका कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पे ये दिया गया था। इसमें बात कही गई कि आप चाहे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो भी मेजर्स आप अपना लें, लेकिन अराउंड 70 to 100 बिलियन रुपीस डॉलर अगर आप खर्च करते हैं 2050 तक, तब भी जो है ये सही ग्लोबल वार्मिंग को सही होने में टाइम लगेगा। जो हमारा एक्सपेक्टेड है कि हम काफ़ी पहले 1900 के आसपास जो टेम्परेचर था ग्लोबल टेम्परेचर, उससे भी 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने की सोच रहे हैं। तो 70 से लेके 100 बिलियन डॉलर तक आपको 2050 तक खर्च करना पड़ेगा। और यही था एडेप्टेशन गैप के बारे में। इसमें कई सारी चीज़ें थी कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे कट करें, और ये सारी चीज़ें इसमें थी। कहाँ दिया गया था? पेरू में, दिसंबर 2014 में। सही आंसर हुआ दिसंबर 2014। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 42 UNEP स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल नहीं। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन देखें तो UNEP क्या था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल ही इसमें हम देख सकते हैं UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स। एनवायरनमेंट को ध्यान रखिए, क्योंकि UNEP से तो सारे हो जाएंगे, इकोनॉमी पॉलिसी, इकोनॉमिक प्रोग्राम, इवेल्युएशन प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 43 देखेंगे, और ये जो है UPSC 2013 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? हमने बताया था कि आपके पास इक्वेटर, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच जो लैटरल लाइन काटती है और जो सबसे बड़ी भी होती है लैटरल सर्किल आप इसको कहिए, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास खूब बारिश होती है, खूब गर्मी पड़ती है और डेली बारिश होती है। तो अगर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की हम बात करें तो उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं? आप देखिए, हमारे पास ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स पहले हम पढ़ेंगे, लास्ट में हम ऑप्शंस को देखेंगे। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है कि यहाँ पे पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और उनका क्राउन इतना बड़ा होता है, मतलब ऊपर जाके इतने लंबे पेड़, इतने ऊंचे पेड़ होंगे कि कैनोपी बनाएंगे, और वो कैनोपी लगभग सूर्य की किरणों को नीचे तक नहीं पहुंचने देती है, कॉन्टिन्यूस कैनोपी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा स्पीसीज रहती हैं। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एफिफाइट्स। एफिफाइट्स बोलते हैं ऐसे छोटे छोटे पौधे जो कि किसी पौधे पे या किसी ऐसे भी मतलब कूड़ा करकट ये सब चीज़ें अगर फेंकी गई हैं तो वहाँ पे उग जाते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है तो दूसरे फॉरेस्ट के ऊपर चढ़ के जो पौधे जो होते हैं उससे अपना पालन पोषण करने के लिए जो भी जरूरी मिनरल्स होता है, वाटर होता है, उस पौधे से ले लेते हैं, उनको कहते हैं एफिफाइट्स। तो ये भी बिल्कुल सही है तीनों, मतलब कि ऑप्शन 1 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। अब हम देखेंगे कि हमें कोड्स को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए ओनली सही है, तो यहाँ पे मैंने बताया 1 2 3 सही है। हम जिसमें देखेंगे 1 2 3 तीनों हैं वो सही आंसर होगा, डी आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, एक स्टेटमेंट है,
क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, रेनफॉल स्कैंटी मतलब बहुत ही कम होती है, एक्सट्रीम मतलब काफ़ी हार्श क्लाइमेट होता है, एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, लोग जो होते हैं खाना बदोश नोमैड्स होते हैं, और हर्डर मतलब कि एनिमल रियरिंग करते हैं, जानवरों चाहे सीप हो गया या ऊंट हो गए या घोड़े हो गए लेकर के ये लोग जाते हैं। हम एक एक करके देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे हो सकती हैं। देखिए साइबेरियन टुंड्रा की अगर मैं अफ्रीकन सवाना से चलें, सवाना में मतलब जंगल वंगल होता है, मतलब थोड़ा बहुत, और उतना एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता, तो अफ्रीकन सवाना हमारा गलत आंसर हो गया। वैसे ही सेंट्रल एशियन, अगर मैं स्टेपीज की बात करूं तो यहां पे नोमैडिक पीपल भी होते हैं, नोमैडिक पीपल होते हैं, और ये हर्डिंग भी करते हैं। खासकर देखिए आप चाहे मंगोल को ले लीजिए और मंगोलिया को ले लीजिए, यहाँ सेंट्रल एशिया की बात हो रही है, सेंट्रल एशिया की, मंगोल और मंगोलिया, इन चीज़ों को आप आराम से ले सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका प्रायरी की मैं बात करूं तो प्रायरी में फार्म्स होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में फार्म्स होते हैं, और यहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं, मतलब नोमैडिक ये लोग नहीं होते हैं। साइबेरियन टुंड्रा में इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ के लोग हर्डर हो ही नहीं सकते हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमारा ऑप्शन बी सेंट्रल एशियन स्टेपी सही है, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है इसमें सही है? देखिए ऑप्शन, पिको डो फोगो, ऑप्शन को ध्यान दीजिए, पिको डो फोगो अ वोल्केनो विच एरप्टेड इन नवंबर 2014 इज लोकेटेड इन कैप वर्डी एंड आइलैंड नेशन। पिको डो फोगो जो है वो एक वॉल्केनो है, 2014 में फटा था, और कैप वर्दी एक आइलैंड नेशन में ये है, एक आइलैंड नेशन है कैप वर्डी करके, वहाँ पे है। दूसरा है, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका एंड इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेजेंट सेंचुरी। फर्स्ट टाइम तो फटा है, चूँकि 2014 में फटा था, और इससे पहले वो 1800 के समथिंग काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसके पहले 1600 समथिंग में ये फटा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग वहाँ से मतलब हट करके दूसरी जगहों पे चले गए थे। तो ये ऑप्शन 2 हमारा गलत है। ये वाला सही है कि प्रेजेंट सेंचुरी में, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, ये हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका कौन सा है? किलिमंजारो। तो ऑप्शन 2 हमारा गलत हो गया। अब कोट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। वन ओनली, यही हमारा सही आंसर हो गया। 2 ओनली तो गलत हो गया, बोथ 1 एंड 2 गलत हो गया, नीदर 1 एंड नॉट 2, मतलब 1 ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। 46 देखते हैं, नीचे देखे स्टेटमेंट को आप देखें कि इसमें से कौन से सही है। हम ऑप्शन को देखेंगे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड टॉलेस्ट हाइब्रिड विंड जनरेटर टर्बाइन हैज बीन इंस्टॉल्ड इन राजस्थान। अब देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड टॉलेस्ट हाइब्रिड एक सुजलॉन एनर्जी है, इसने दुनिया का सबसे लंबा, और ये इसने इंडिया में ही लगाया है, ये बात तो सही है, लेकिन राजस्थान में नहीं है ये कहाँ है? हमारे कक्ष में है। विंड टरबाइन किसको कहते हैं? कि जिससे कि हवाएं जब चलें तो अपने आप उन काफ़ी तेज हवाओं से वो विंड टरबाइन घूमेगी, और विंड टरबाइन घूमने के बाद से उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। सुजलॉन कंपनी ने लगाया है, दुनिया की सबसे लंबी और पहली है, और इंडिया में लगी है कक्ष में, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। दूसरा तीसरा देख लेते हैं। टॉलेस्ट हाइब्रिड विंड एनर्जी हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय सुजलॉन एनर्जी, बिल्कुल ही सही है, और द इंस्टॉल टर्बाइन कैन जनरेट 12 to 15% मोर एनर्जी। अब ये जो टर्बाइन है, इससे पहले जो भी टर्बाइंस थी उससे 15 से 12% ज़्यादा एनर्जी पैदा करेगी। तो कौन से ऑप्शन सही हैं? हमने देखा कि ये भी ऑप्शन सही है, 2 और 3 सही है, तो जिसमें भी ऑप्शन 2 और 3 होगा वो हमारा सही है कोड्स। तो सी 2 and 3 ओनली, क्योंकि 1 हमारा गलत हुआ, 3 ओनली है तब भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 भी सही है, और डी ऑल ऑफ दीज जो है कई ये करेक्ट हैं, तो 1 नहीं करेक्ट है, मतलब कि सही आंसर हुआ हमारा सी 2 and 3 ओनली।
47 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स। अब जहां पे भी सबसे ज़्यादा मछलियां किस जगह पे मारी जा सकती हैं पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा मछलियां कहाँ पे आएंगी, तो हमारे पास ऑप्शन है वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट। जहाँ पे एटमॉस्फेरिक करंट अगर विंड एक साथ मिलती हैं तो वहाँ पे मछलियों का आना, ऊपर की हवाएं मिलेंगी तो मछलियों से क्या कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं कनेक्शन है। ऑप्शन ए हमारा गलत है। बी, रिवर्स ड्रेन आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी। ध्यान देखिए कि जहाँ पे भी सी की मछलियाँ हैं वो सी की ही मछलियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि रिवर अगर आते हैं और अपने साथ मीठा पानी लाते हैं और मछलियाँ उस मीठे पानी के लिए उस रिवर में जाने लगती हैं, मतलब उस मुहाने पे, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सी देखेंगे, वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट मीट्स, इसको हम स्टार मार्क करके रखते हैं और ये लगभग आंसर सही है। आप देखिए कि न्यू फाउंडलैंड करके एक जगह है और इस ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे हम पाएंगे कि नीचे से कोल्ड करंट आती है और मतलब एक जगह से, और एक लैब्राडोर हमारी करंट होती है जो कि लैब्राडोर करंट, ये हमारी कोल्ड करंट है, और एक गल्फ स्ट्रीम जो है ये हमारी हॉट करंट है। जब दोनों एक साथ मिलेंगी तो मिलने की वजह से समुद्र के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट होगा ये ऊपर आ जाएगा, इसकी अपवेलिंग होगी। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट अपवेलिंग। जो भी न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आएगा, उसको खाने के लिए जितने भी फिश होंगी, फिश विल कम अप, और यहाँ पे आने की बहुत कोशिश करती हैं मछलियाँ, और यहीं पे मछली मारा जा सकता है। न्यू फाउंडलैंड में चूँकि ये गर्म और ठंडी जलधाराएं एक दूसरे के साथ ओशियनिक करंट मिलती हैं, हमेशा धुंध सा होता है और बहुत ज़्यादा मछलियाँ बनती हैं, और ये लगभग मतलब ये जो ग्रैंड बैंक वाला एरिया है खासकर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ मिल सकती हैं। कॉन्टिनेंटल, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है। डी भी देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म हो रहे हैं और सी का पानी वहाँ तक है, वो काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है, और ठीक है उबड़ खाबड़ या लहरिया, मतलब जैसे पानी की वेव्स चलती हैं तो वो वेव्स की तरह होता है, लेकिन वहाँ पे मछलियाँ क्यों आएंगी, ये इस चीज़ को नहीं सेटिस्फाई करता। सी आंसर हमारा बिल्कुल ही सही है। 48 चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस फिनोमिना की वजह से हमारे यहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, जीव हैं, वो आए हैं। 1 है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और 2 है ग्लेशियल साइकिल। ये दो हमारे पास स्टेटमेंट हो गए कि जितने भी बहुत ज़्यादा जो जीव आए हैं वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से और ग्लेशियल साइकिल की वजह से। अब इनमें से सही कौन कौन से हैं? ए ओनली, बी ओनली, ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 and 2, डी है नीदर 1 nor 2। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जानिए। बहुत पहले जो जितने भी हमारे मैंने 7 कॉन्टिनेंट्स थे अभी के, वो एक ही थे, 1 कॉन्टिनेंट था और इसका नाम था पेंजिया। इसके चारों तरफ पूरी तरफ वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पैंथासाला। अब क्या होता था कि बहुत टाइम पहले ये जो पेंजिया है वो टूट गया, और टूट के इसमें से लगभग 7 प्लैनेट्स बन गए, 7 अभी कॉन्टिनेंट्स बन गए, 7 महाद्वीप। अब जब 7 ये महाद्वीप बन गए, उसकी वजह से भी बहुत सारे मतलब अलग अलग जगहों पे पहुंचे, अलग अलग मौसम थे, बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज नई नई निकली। ग्लेशियल साइकिल क्या है? लगभग 700 मिलियन साल पहले, मतलब जैसे ही ये पेंजिया वगैरह हमारा टूटा, उसके 10 मिलियन तक पूरे अर्थ जो है वो एक बार पूरी अर्थ जम गई। उस जमने की वजह से फिर से, चूँकि अंदर जो है अंदर का कोर में मोल्टन लावा वगैरह था, और जब अर्थ सिकुड़ने लगी, जमने की वजह से सिकुड़ने लगी, तो वो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और लावा वगैरह बाहर निकला, और धीरे धीरे धरती गर्म होनी शुरू हुई और उसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज आई। इसके बाद बहुत दिनों के बाद, लगभग 300 मिलियन के आसपास, फिर से अर्थ जमी और फिर से पिघली और हमारे ओशन में बहुत सारा पानी आया,
और इस तरह से करते करते कि पृथ्वी कई बार जमती है, और जब भी वो जमती है और उसका पानी पिघलता है, तो पिघलने के बाद से आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे स्पीसीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि डायनासोर के नष्ट होने का एक कारण ग्लेशियल साइकिल भी था। ठीक है, और बहुत सारे स्पीसीज सामने भी आते हैं। तो ये दोनों कारण है जिससे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है। एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और 2 है ग्लेशियल साइकिल। इसलिए हमारा ऑप्शन बोथ 1 और 2 सही है। सी। 49 देखेंगे, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। बी है ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। सी है गल्फ ऑफ सुएज और मेडिटेरियन सी, और डी है गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी। क्वेश्चन ये है कि टर्की की लोकेशन क्या है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। बी है ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच में। सी है सुएज का जो खाड़ी है और भूमध्य सागर के बीच में। डी है अकाबा का जो खाड़ी है, और डेड सी है, मृत सागर है, उसके बीच में। आप देखिए, आपके पास मैंने मैप लगा दिया है, सामने सामने आपका यहाँ पे टर्की दिया है। आप देखिए टर्की के एक साइड में अगर सी की बात करें तो ऊपर वाले साइड में, नॉर्थ साइड में ब्लैक सी है, और साउथ साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो ऑप्शन हमारा बी ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी बिल्कुल ही सही है। टर्की जो है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? मतलब बाघों के रक्षा के लिए, एलिफेंट्स की रक्षा के लिए, या फिर क्रॉप की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, फसलों की जो जैविक विविधता है उसके लिए, या फिर वेटलैंड्स के बारे में, समुद्र के अलावा या फिर नदियों के अलावा, उसके अलावा जो भी पानी वानी है जहाँ पे वैसे पानी अगर लगते हैं उनके बारे में, उनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो आप जानिए कि रामसर कन्वेंशन जो है सबसे पहले 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था, और यही था कि हमारे यहाँ पे जितने भी नदियों और समुद्रों के अलावा जितने भी दूसरे वाटर एरियाज हैं, बड़े लेक हैं, झील हैं, पॉन्ड्स हैं, सबको बचाया जाए। हमारे इंडिया में भी कई सारी रामसर साइट्स हैं। तो इस तरह रामसर कन्वेंशन जो रिलेटेड है वेटलैंड से। आपने देखा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसमें से 5-6 क्वेश्चन इवन मोर यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बार बार देखिए। और चूंकि जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, दीज आर नॉट करंट अफेयर्स जो कि आगे नहीं पूछे जाएंगे, दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज। आपको इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, भले थोड़ा लंबा हो सकता है। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको 5 मिनट्स या 7 मिनट्स का वीडियो दूं। मेरा मोटो है कि एक बार कंप्लीटली वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने देख लिया तो मैक्सिमम 40% 50% आपको ज्योग्राफी बाहर से नहीं देखने की ज़रूरत है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।